90 90 95 हज़ार रुपए की तनख्वाह है, 6 घंटे का आपका वर्क प्रोफाइल है, इतना हेक्टिक है नहीं जितना लोगों को रहता होगा। पूरी स्पेशल एजुकेशन के लिए यही एक शायद किताब है जिसमें इतने एमसीक्यूज़ हैं और वो काफ़ी सही एमसीक्यूज़ हैं। उन्होंने भी बुक पब्लिश करी, उसमें इतने एरर थे कि किसी ऐसे बंदे के साथ बैठना शुरू कर दो जो ज़्यादा पढ़ रहा है, जो क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आपको लगेगा, जो नोट्स लपेट रहा है, जिसके पास पूरी ऐसे भर के नोट्स हैं। फिर एक मौका दे देना। सर्कल में तो बोलते थे कि आप छोड़ देना, ये क्या होगा? छोड़ देना, छोड़। तो वो चीज़ ना मेरे को तो पॉजिटिव लगती थी। मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है जब मेरे को कोई यूँ कह दे ना कि वो तेरे से नहीं हुआ, तो वो तो राणा साहब करेंगे, वो नहीं मानते। तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इतने पढ़े हुए से इतना सा आया है और मेरे इतने पढ़े हुए से भी इतना ही आया है, तो फिर फायदा क्या होगा? तो वहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर लोगे कि हाँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी पे बहुत बहुत वेलकम है। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, मिस्टर अनुज, और वो जो है टीजीटी स्पेशल एजुकेटर हैं। तो आज हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत सर के इंट्रोडक्शन से करेंगे। तो सर हेलो, हेलो आपका मैम। हमारे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू मैम। तो आप बताइए अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनुज राणा है और मैं अभी टीजीटी स्पेशल एजुकेटर हूँ दिल्ली सरकार में। करंट स्कूल मेरा है बवाना जीबी ट्रिपल एस बवाना, और बस मेरा सिलेक्शन आज से 2 साल पहले हुआ था। और दिल्ली सरकार में वैसे मुझे हो गए हैं 3.5 साल के आसपास। इससे पहले मैं गेस्ट टीचर था सेम स्कूल में ही, और सेम ही स्कूल में मैं अभी करंटली पोस्टेड भी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जो बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को हम 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड रखेंगे कि एजुकेशन की क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या एजुकेशन चाहिए होती है, प्रिपरेशन किस तरीके की होनी चाहिए एक स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट की या एस्पायरेंट की, उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आते हैं स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को, और हम सर की जर्नी से बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। तो अलग अलग पार्ट्स रहेंगे, मैं आपको टाइमलाइन डाल दूंगी, आप स्किप करके भी देख सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सर कि हरियाणा में तो जेबीटी और बीएड का इतना ट्रेंड है, तो लोग जनरल बीएड करते हैं या फिर जनरल जेबीटी वगैरह करते हैं। तो आप स्पेशल एजुकेशन में कैसे आए, शुरुआत कहाँ से हुई? मैम ये शुरुआत हुई थी एक्चुअली में, क्योंकि जैसा आपने बताया हरियाणा में ट्रेंड है, तो गवर्नमेंट जॉब्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा होता है कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए। लेकिन पॉइंट ये था मैम कि मैं डीएसएसबी को या टीचिंग जॉब को नहीं देख रहा था। मैं एक्चुअली में दिल्ली पुलिस के लिए ट्राई कर रहा था, सब इंस्पेक्टर के लिए। उसका मेरा 3 या 4 बार मैंने रिटर्न क्लियर करा, लेकिन किसी कारण से मेरा हर बार फिजिकल में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ इंजरी हो रही थी। तो इवेंचुअली मैंने उसको ड्रॉप कर दिया कि शायद ये है नहीं, किस्मत में नहीं है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपना बिजनेस, कुछ मेरा साइड बिजनेस है, मैं उसमें चला गया। चलते चलते ऐसे पेरेंट्स बैठे हुए थे, किसी दिन कोई कजन था, उन्होंने बोला कि स्पेशल एजुकेशन में बीएड है, वो कर ले अभी, तेरे पास टाइम है, यू हैव सफिशिएंट टाइम। तो मैं सोचा चल लेट्स ट्राई कर लेते हैं। और बस मैंने किसी के रिकमेंडेशन पे, ज्यादा कुछ आइडिया था नहीं मुझे उस टाइम पे, लेकिन बोला तो मैंने अ, इसका फॉर्म भर दिया। चले गए वहां पे, देखा स्कोप क्या है, उन्होंने थोड़ा सा बताया कि भाई अभी इसके काफी हद तक, जब तक आप ये पास आउट होगे तो काफी सारी वैकेंसीज होंगी, कि जो भी लोग बोलते हैं कि इसमें स्कोप है। तो शायद मैं फॉर्चुनेट था, मैंने उस टाइम पे उसको कर लिया ऑप्ट, और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो सर आपने जो पहले ग्रेजुएशन की होगी जी सब इंस्पेक्टर का फॉर्म जी भरने के लिए, तो जी। आपकी ग्रेजुएशन कौन सी ईयर में हुई है? मेरी ग्रेजुएशन हुई थी मैम 2011 में। 2011 में, और 11 में। आपने फिर उसके जस्ट कितने टाइम बाद बीएड अच्छा, किया? उसके मैम मैंने बीएड करा है। बीएड मैंने 4 साल बाद किया है। मैंने 2015 में आई गेस मैं इसमें एनरोल्ड था। 2015 या 16 में भी, देयर सम कंफ्यूजन। 2016 या 16 से 18 का बैच था मेरा बीएड स्पेशल एजुकेशन का। और उसी, जो मेरी 2011 से 2014 या 15 की जो जर्नी थी, उसमें मैं गवर्नमेंट जॉब्स की ट्राई कर रहा था। उनमें से दिल्ली पुलिस एक था। जो भी बेसिकली जो जो गवर्नमेंट जॉब हाई गवर्नमेंट लेवल की जॉब, अच्छी होती है। बीएड, उस जो ग्रेजुएट लेवल के बाद की जॉब्स है, उनके लिए ट्राई कर रहा था। टीयर 1 मेरा सीजीएल का 2 बार क्लियर हुआ। टीयर 2 शायद मेरा मैथ्स मेरा बहुत वीक होने की वजह से मैं उसको शेड भी नहीं रहा था। और इसीलिए मेरा डिसीजन था कि मैं सब इंस्पेक्टर का कर लूं, क्योंकि उसमें मैथ्स का एग्जाम आते ही नहीं, उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस होते नहीं है। तो एक ये कारण था मेरा कि मैं दिल्ली पुलिस के लिए था। और शायद सब बोलते हैं कि तू सूटेबल भी नहीं है टीचिंग जॉब के लिए, मे बी उनको ऐसा लगता है कि तुझे ज्यादा बेल्ट की जॉब तुझे ज्यादा अच्छी लगती बाय योर फिजिक। है, मे बी। पर वो फिजिक में फिजिकल हुआ ही नहीं, तो वो भी एक अलग चीज है। कोई बात नहीं, कई बार डेस्टिनी का अपना कोई प्लान होता है। हाँ। मेरा क्वेश्चन आपसे सर ये है कि टीजीटी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, आप
की एलिजिबिलिटी आप बता अच्छा। सकते हो जिसको नहीं पता हाँ। कि हमें टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के लिए क्या-क्या करना पड़ता है? मैम इसमें बेसिक जो चीज़ है, पहला चीज़ तो वो ये मांगते हैं कि आपकी किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन होनी ठीक चाहिए। है। सब्जेक्ट डजंट मैटर इन दिस पर्टिकुलर स्पेशल और एजुकेशन। कॉम्बिनेशन वाला भी कोई कोई कॉम्बिनेशन का कोई सीन कोई नहीं है। भी ब्रांच वो डिग्री हाँ, मतलब कि आपके कोई भी पास ब्रांच हो सकती है, हाँ, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस कुछ भी हो सकता है। आप बीएड स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं। बस आपके पास वो 3 साल की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो बीटेक ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी डिग्री हो, वो होनी चाहिए, और उसके बाद आप सीधा बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। तो बीएड स्पेशल एजुकेशन का क्या टाइम ड्यूरेशन रहता है? क्या कहाँ से होती है? कौन से इंस्टीट्यूट होते हैं? क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट? आपने कहाँ से की थी? आप थोड़ा सा मैम बताओ। मैंने जो की थी वो विजन से करी थी। विजन बेसिकली एफिलेटेड है सीआरएसयू से, जो कि CSRU। सीआरएसयू जो जींद में है, अच्छा। वहां से एफिलेटेड है। वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। उनके यहाँ पे उन्होंने विजन इंस्टीट्यूट ने उनसे एफिलिएशन ले रखी है। तो विजन के 2 ब्रांच है, एक दीपाली चौक रोहिणी में है, और एक बाटा चौक फरीदाबाद में है। तो मेरा फरीदाबाद से हुआ था, विजन इंस्टीट्यूट से हुआ था, और ये अटेंडिंग थी। कोई डिस्टेंस नहीं होता है बीएड स्पेशल एजुकेशन में, आपको अटेंडिंग ही करनी पड़ती है। कहीं से भी नहीं होता? नहीं, कहीं से भी नहीं होता, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा एक्सपोजर मिलता है स्पेशल बच्चों के साथ। तो वो तभी कर पाते हैं जब आप वहां पे प्रेजेंट हो। अगर आप प्रेजेंट नहीं हो तो आप उसका प्रैक्टिकली एक्सपोजर नहीं ले सकते। और रही बात प्राइवेट और गवर्नमेंट की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कराती है। जैसे एक अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, कुछ मेरे बैचमेट्स हैं जो लेडी इरविन से पास आउट है। उन्होंने स्पेशल एजुकेशन लेडी इरविन से कर रखी है। तो हाँ, उनमें और हमारे इंस्टीट्यूट्स में, जैसे जहां से मैंने करी, फर्क है। काफी चीजों का फर्क है। जो हमने प्रिपरेशन के टाइम पढ़ाई करी है, वो उन्होंने अपने कोर्स के टाइम ही समझ चुके थे कि हाँ ये कुछ ऐसे है। वो हमें बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो सब अलग आ रहा है, ये कैसे हो। तो आपको क्या लगता है जैसे जो इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ से हम डीएलएड करते हैं, जैसे कि मैं अगर अपनी इंस्टीट्यूट की बात करूँ, मैंने राइट राजेंद्र नगर से किया है, तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा है उन 2 सालों में। जी। ठीक है। और जो ओपन से करते हैं उनको ऑब्वियसली बात है दिक्कत होती है। तो आपको क्या लगता है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं और जो गवर्नमेंट होते हैं या फिर कोई हाई लेवल के जैसे कि करवा रहा है, तो उन इंस्टीट्यूट में क्या डिफरेंस रहता है एजुकेशन का, उन कोर्सेज का? मैम कितना फर्क पड़ता है बच्चे की प्रिपरेशन या आगे फ्यूचर के मैम करियर को बहुत लेकर? फर्क पड़ता है। मतलब जमीन आसमान का फर्क भी बोलूं तो वो कम रहेगा। क्योंकि आप जहाँ जा रहे हैं वहां पे, अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो वहां की जो फैकल्टी है वो उसी हिसाब से आपको कैटर करते हैं कि हाँ ठीक है, आ गया, हमारी फीस भर दी, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, जैसे आप डीयू या कोई और भी इंस्टीट्यूट होंगे जो बाहर करा रहे हैं, तो वो उसको अलग ही देखते हैं। उनको पता है कि ये हमें हमारे नाम को लेके चलेंगे। तो उसका बहुत फर्क पड़ता है, और फैकल्टीज का बहुत फर्क पड़ता है। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, आपको जैसे मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मेरे पास सिर्फ डिग्री है, तो मैं वहां जाके अपना रिज्यूमे दे दूंगा कि सर मैं यहाँ पढ़ा सकता हूँ, तो वो उसको भी, क्योंकि सैलरी नहीं देनी है उनको, कम देनी है, तो उनके लिए वो ओके है। तो ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। तो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, तो फिर फी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस रहता है? फी स्ट्रक्चर तो बात की बात है। पहला है कि एडमिशन कैसे होता है, क्या एंट्रेंस होता है या मेरिट होती है? मैम अगर डीयू या ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज से करना है डीयू में तो इसकी मेरिट लिस्ट भी होगी और एंट्रेंस भी है। लेकिन अगर आप प्राइवेट से ऑप्ट कर रहे हैं, तो प्राइवेट में ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, और आप जाके फीस भरिए और आपका एनरोलमेंट हो गया प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। तो जिस तरीके से डीएलएड के एडमिशंस होते हैं, अप्रैल में जैसे भी नोटिफिकेशन निकलेगा फिर एंट्रेंस होगा, तो इसका टाइम क्या होता है? मैम इसका कॉलेज के अभी अकॉर्डिंग होता है? जो नॉर्मल आपकी, जैसे आपकी डिग्री का रिजल्ट कब आ रहा है, आपके पास कब प्रोविजनल आ चुकी है, उसके अकॉर्डिंग ये जुलाई अगस्त के आसपास से सेशन शुरू करते हैं। तो अभी शायद आने वाला है ये टाइम, और हाँ, इसी टाइम पे इनका एडमिशन प्रोसीजर शुरू होता है। ठीक है सर। तो जिस तरीके से आप बता रहे हो कि आपका जो किसी ने आपको सजेस्ट किया कि जी। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन कर ले, तो एट द टाइम जब आपने कंप्लीट की, व्हाट वाज योर एज? अच्छा मैम, उस टाइम पे शायद मेरी एज रही होगी 29 समथिंग। 29? हाँ, प्रेजेंटली आई एम 35 मैम। अभी आई एम 35। ओके, आपने लेट भी शुरू किया हाँ, था मैंने अपनी लेट, लाइफ में। मतलब मुझे क्योंकि आना ही नहीं था इस फील्ड में, और मैं छोड़ चुका था इस चीज को कि नहीं ना, छोड़ क्यों टाइम वेस्ट करना है।
मैं किसी और चीज को कर रहा था और काफी सही कर रहा था, तो मैंने तो छोड़ा हुआ था। ये बाय चांस, अब ये डेस्टिनी लिखा हुआ है, तो वो उस दिन के बाद से लिखवाया था मैंने। मैं क्या पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो जो आपने प्रिपरेशन इतना शुरू की उसमें गिव अप कर देते हैं, तो बच्चे आजकल शुरू करते हैं तो नए एस्पायरेंट्स जो होते हैं वो शुरू भी नहीं करते, उससे पहले उनको गिव अप और कमिट वो कंसिस्टेंसी के इश्यूज आ जाते हैं और वो गोल के लिए कमिटेड नहीं हो पाते। तो सर आपने इतना लेट प्रिपरेशन शुरू की और आपको ऑलरेडी फेलियर्स का सामना हुआ कि सब इंस्पेक्टर में कहीं हाँ। फिजिकल नहीं निकला, टायर 2 नहीं निकला और 4 साल की तैयारी के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इंसान का ना एक माइंड में आ जाता है कि नहीं होगा यार, पता नहीं, होना ही नहीं है शायद। तो आपने वो दोबारा शुरुआत। मैम एक तो ये कि मेरा फेलियर, जैसे इसमें एक बात आई ना फेलियर की, तो मुझे फेलियर जैसा लग नहीं रहा था क्योंकि मेरा रिटर्न क्लियर हो रहा था। मुझे लग रहा था कि यार ये मेरे हार्ड वर्क करने से नहीं हो रहा है, क्योंकि रिटर्न तो तू हर बार क्लियर कर रहा है। इनफैक्ट मैंने एक सुप्रीम कोर्ट का एक एग्जाम दिया था, उसमें मेरे मार्क्स भी अच्छे थे। मैं टाइपिंग घर पे या मैं सेंटर पे जाके कुछ 60-65 के अराउंड टाइप भी कर रहा था, लेकिन जिस दिन एग्जाम था, जिस दिन मैं टाइप कर रहा था, वहां पे क्या हुआ, कीबोर्ड हिला, क्या हुआ, वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में मेरा कंसंट्रेशन टूटा। जो मैं इतना कॉन्फिडेंस होके गया था कि ये तो मजाक है, पीस ऑफ केक है, लेना तो खींच के, तो वो नहीं हुआ। तो उसके बाद से फिर ये सारी चीजें मुझे डिमोटिवेट कर रही थी, लेकिन इवेंचुअली दूसरा रास्ता खुल गया था मेरे बिजनेस का, तो मैं उसमें चला गया। फिर कैसे मैं वापस आया, वो मोटिवेशन ये था कि सबको ये था कि सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। कह रहे एक तो चीज, फिर मुझे अंदर से ये भी लग रहा था मैम कि यार कैलिबर तो है, पढ़ने में मैं ठीक हूँ, हाँ पढ़ने तो में ठीक हूँ, और तो हो क्यों नहीं रहा। मैं चल एक बार वो ट्राई करते हैं। जब मैंने सब कुछ गिव अप कर दिया था, तो ये जो एक नया ऑप्शन आया मेरे पास, इसमें मुझे लगा कि यार ये इजी है, क्या है पेपर वेपर, कुछ नहीं है। क्योंकि मेन माइंड मैम, ये शायद ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, मैंने बीच में यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करा था। तो वो सारी चीजें एक्यूमुलेट होके इस प्रिपरेशन में मेरा थोड़ा इजी रह गया कि हाँ यार ठीक है, तेरे काम के साथ साथ ये निकल लेगा तो इसमें। तो सर अब यूपीएससी में मत जाना नहीं, क्योंकि वो, यूपीएससी में नहीं हाँ जाऊंगी मैं। द क्वेश्चन इज कि आप कह रहे हो कि मैंने यूपीएससी की तैयारी की और मेरा बिजनेस भी था, जी तो कई बच्चे फुल फोकस्ड होकर प्रिपरेशन करते हैं फिर भी प्रिपरेशन नहीं कर पाते, जी ठीक है, कहीं ना कहीं लैग रह जाता है, हाँ ठीक है। तो आप, और एनर्जी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरे लिए सब कुछ छोड़ के पहले एक ही गोल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी पे मैं पूरी एनर्जी लगाऊंगी। ठीक तो आप अपने बिजनेस के बाद पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हो? है। मैम बेसिकली जो मेरा बिजनेस था उसमें मेरे को टाइम बहुत मिलता है। मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि क्या ओके, है, इट्स ओके। ठीक है। तो उसमें मेरे को टाइम मिलता है, और क्योंकि दूसरी चीज मैम आपको ना, आपके सबकॉन्शियस में एक बात अगर कुछ है ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ करने पे मजबूर कर देगी। तो वही चीज थी कि यार ये ऑप्शन तेरे पास मिला हुआ है ना, ये इजी जॉब है। ग्रेट, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, टीचिंग जॉब में ग्रेड पे अच्छा है, आपको आपके वर्किंग आवर्स काफी सही रहते हैं, आपके पास एम्पल टाइम होता है आपकी जॉब के बाद कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये सब मोटिवेशन थी मेरे पास कि इसकी वजह से मैं इसमें आ गया। और शायद ऐसा ही चलना था। उसके बाद जैसे ही मैंने बीएड कंप्लीट की थी, उसके जस्ट बाद गेस्ट टीचर की वैकेंसी आ गई, उसमें बेफालतू में नाम आ गया, तो मैं या कहा गेस्ट टीचर की मैं, जॉब हाँ, की? फिर मैंने 1.5 साल गेस्ट टीचर, और मीनवाइल ही कोरोना आया हुआ था। 2018 में मैं बीएड कंप्लीट की थी। 20 में आया था हाँ, कोरोना। 2018 में बीएड कंप्लीट की थी, 2019 के मिड में ऐसा कुछ गेस्ट टीचर का नाम आ गया। फिर उसी टाइम पे कोरोना का लॉकडाउन आ गया, और जनवरी या फरवरी में हमारी वैकेंसी भी आई थी डीएसएसबी की, जनवरी फरवरी 2020 में, 2020 में। तो ये सब साथ साथ हो रहा था, और मेरे लिए तो ये हो रहा था कि यार दुनिया करके बैठी होती है, 5-5 6-6 साल चले जाते हैं, मुझे तो ये ऐसे चलता चला जा रहा है कि हाँ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये आप यहाँ पे आ रहा हूँ। तो सर जैसे आपने गेस्ट टीचर का जॉब किया, हाँ तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स का, देखिए अभी मैं बहुत फुल्ली फ्लेज बात करने वाली हूँ प्रिपरेशन से रिलेटेड भी, लेकिन अभी जो फ्लो है मैं उसी में बहुत सारे क्वेश्चंस डील करूंगी, तो आप इस पॉडकास्ट के एंड तक कनेक्टेड रहें। ये है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वर्किंग होने के साथ मुझसे पढ़ाई मैनेज नहीं हो रही, आप तो बिजनेस भी कर रहे थे, जी गेस्ट टीचर में भी आपका आ गया, तो टाइम तो बहुत सारा लग ही रहा होगा क्योंकि स्कूल वाला टाइम तो फिक्स है, चलो बिजनेस में आपको थोड़ा कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो उसके बाद हाउ यू मैनेज एवरीथिंग? मैम इसके लिए ना सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं फॉर्चुनेट था, इतने सालों के बाद मैं फॉर्चुनेट हुआ। इसमें जब मेरी वैकेंसी आई थी बीएसएसबी की, जो जनवरी या फरवरी में आई थी, तो उस टाइम पे कोरोना का लॉकडाउन वगैरह, मतलब जैसे ही हमने ज्वाइन करा उसके बाद लॉकडाउन आ गया था।
तो लॉकडाउन आने की वजह से क्या हो रहा था, स्कूल में बच्चे आ नहीं रहे थे और हमारे प्रिंसिपल जो थे वो फ्रेंडली और वो ये थे कि राणा तू इसमें आया ना, इस स्कूल में तो सारे लाग के गए हैं, मतलब जो भी गेस्ट टीचर के उसमें आया वो लाग गया है। तो मैं पढ़ता भी था तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। फिर लकी स्कूल। हाँ, ऐसा ही कुछ मान लो। हालांकि मेरी शक्ल देख के लगता नहीं था उनको कि मैं पढ़ता हूँ, पर फिर भी उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं करा, तो मुझे वो स्कूल टाइम भी मिल जाता था। बच्चे आते नहीं थे, लॉकडाउन चल रहा है, ऑन एंड ऑफ हो रहा है, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो वो सब चीजें एक्यूमुलेट होती गई। और प्रिपरेशन थोड़ी सी, क्योंकि बैकग्राउंड पढ़ाई का था, बस वो बीच में छोड़ा हुआ था, तो वो रिवीजन रिकॉल हो रहा था कि अरे यार अच्छा ये वो सब, तो आधा तो मेरी प्रिपरेशन वहां हो चुकी है। अब बात ये है कि मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कोरोना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल था, जी। ठीक है, और मुझे लगता है कि एक डेस्टिनी का प्लान था कि आप एक सही टाइम पे आपको लगा कि आपको कोई एडवाइस करने आ गया, जी। उसके बाद आपके सही टाइम पे एडमिशन हो गया, वो 2 साल के जस्ट कुछ टाइम बाद आपकी वैकेंसी जो टीचर वाली जी। गेस्ट टीचर वाली बात आ गई, उसके बाद कोरोना भी आ गया कि आप जी। अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ। मेरा एक छोटा सा डाउट ये है कि क्या गेस्ट टीचर की वैकेंसी से आपको कोई बेनिफिट हुआ, क्या कोई प्लस पॉइंट था इस चीज का आपकी हाँ। लाइफ में, ऑल ओवर लाइफ यस। की जर्नी में देखा यस जाए यस तो? मैम, ऑल ओवर लाइफ का तो पता नहीं, लेकिन ये मेरी फर्स्ट जॉब थी। और वो भी स्कूल में, जो कभी इमेजिनेशन में भी नहीं था मेरे, कि स्कूल में तो टीचर बन के चौक पकड़ेगा, ये तो कभी था ही नहीं, मतलब वो दूर दूर तक भी नहीं था। तो इसका एक्सपीरियंस मैम ये हुआ कि जो हमें एक्सपोजर मेरी बीएड के दौरान नहीं मिला, जैसे मेरी बहुत सारी जो मेरे साथ बैचमेट्स थे, जो मैम है, वो सब उनको एक्सपोजर था, क्योंकि उन्होंने कहीं किसी ने जेबीटी कर रखी थी, कोई स्कूल में ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल्स में था, तो उनको कुछ आइडिया था बच्चों का, उनकी साइकोलॉजी का आइडिया था, बहुत सारी चीजें थी। मेरे लिए सब कुछ नया था। और दूसरी बात मैम, क्योंकि ये फील्ड हर चीज, हर बंदे के लिए, हर टीचर के लिए नहीं है कि स्पेशल एजुकेटर क्या है, ये क्या आ गया एकदम से स्पेशल एजुकेटर, ऑल्दो चल 2013 से रहा होगा ये, 2012, लेकिन अभी ये बूम पे है कि स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल एजुकेशन करना है। तो ये सब चीजें, मुझे जब वहां पे मेरे मेरे को एक टीचर और मिले जो स्पेशल एजुकेटर, उनसे समझ में आने लगी कि ये लेसन प्लान्स और ये सब कैसे प्रैक्टिकली बनना है, और बच्चे कैसे आ रहे हैं, माँ बाप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, फेलो टीचर्स आपके बारे में या उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्रिंसिपल का क्या नजरिया है हमें लेके और उन बच्चों को लेके, तो वो सब चीजें समझ में आ रही थी कि अच्छा ये ऐसे चल रहा है, और ये काफी सीरियस चीज हो जाती है जब किसी कोई माँ बाप अपने बच्चे को, स्पेशल चाइल्ड को स्कूल में भेजती है, उस अथॉरिटी को ट्रस्ट करके कि ये मेरे बच्चे की केयर करेगी। तो वो सब चीजें मुझे रियलाइज हुई गेस्ट टीचर बनने के बाद, उससे पहले मुझे कुछ नहीं था, उससे पहले इधर पेपर फाड़ना है, नौकरी नौकरी करनी लगनी है। है। हाँ यो। तो आपको उस एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें ना, एक होता है लर्निंग बाय किताबें और एक होता है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपोजर। तो कुछ स्पेशल एजुकेशन के एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और जो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो उसमें भी काफी आपको हेल्प कर रहा मैम उस टाइम पे ना, जैसे अभी तो आपके पास मटेरियल बहुत है होगा। पढ़ने के लिए, स्पेशल एजुकेशन का अभी तो मतलब कुछ भी आप यूट्यूब करेंगे तो काफी सारी चीजें आ जाएंगी। हमारे टाइम पे जो 2013 या 16 की दो वैकेंसी आई थी मेरे ख्याल से, शायद 19 में भी आई होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन वो, उन सब से हमें कुछ ऐसा हेल्प मिल नहीं रहा था कि उनके पास कंटेंट हो कि भाई ये पढ़ लो, ये मटेरियल है यहाँ से आएगा, ऐसा कुछ नहीं था 2020 तक भी हमारे पास। तो रैंडम गैसेस हो रहे थे कि ये वाली बुक उठा लो, ये पढ़ लो, ये वाली बुक उठा लो, ये पढ़ लो। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि लाए कहाँ से, मतलब क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस के नाम पे 21 डिसेबिलिटीज हैं, और वो डिसेबिलिटीज कितनी डीपली पढ़नी पड़ेंगी या कितने रैंडम क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमें नहीं पता। तो वो सब चीजें मुझे एक्सपोजर से भी समझ में आ रही थी, जब मेरा सर्कल बढ़ा इस फील्ड का, तो कुछ हेल्प किसी ने की कि हाँ यार ये जरूरी है, ये जरूरी है, तो बस उससे आपको पता चलता है। तो आपने जैसे बताया कि कंटेंट फिक्स नहीं था, तो ये जब मैंने पोस्ट में बोल लिया था कि आप मुझे बताओ कि टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के गेस्ट आने वाले हैं, तो क्या आपके डाउट्स हैं, हमें उनसे क्या पूछना चाहिए, तो उसमें बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन ही आया था कि मैम सिलेबस का नहीं पता, मटेरियल और बुक्स का नहीं पता, कोई एक सटीक सोर्स नहीं है कि हम यहाँ से पढ़ें। तो सर मेरा आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन यही है कि जब आप आए तब तो मटेरियल बिल्कुल ही नहीं था, नहीं नहीं। सिलेबस आपको नहीं पता कि कहाँ से कितना आएगा, कितना वास्ट है, कौन सा टॉपिक आएगा, कौन सा नहीं आएगा, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, जी। ठीक है, तो सिलेबस कंटेंट मटेरियल
आप इसको 3-4 अलग-अलग चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो सिलेबस, उसके बाद में कि बुक्स या जिसमें चलो मैं सिलेबस से मटेरियल शुरू और करता हूँ। कंटेंट की बात है ठीक और फिर कहाँ से पढ़ें, टीचर या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप इसको थोड़ा-सा क्लैरिटी दो कि ठीक आपने अपनी जर्नी में कैसे नेविगेशन लेकर आए, ठीक किस तरीके से आपको डायरेक्शन मिली, आपको क्लैरिटी मिली तैयारी करते-करते और आप क्या सजेशन दोगे देखने वालों को जो तैयारी कर रहे हैं? जो भी इस टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम लाइंड अप है इस साल में तो होना ही है शायद टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का, क्योंकि काफी टाइम से आपने वैकेंसीज फिल अप कर रखी होगी। तो इसमें ना सिलेबस आपको बेसिक चीज तो ये है कि आपको टीयर 1 और टीयर 2 दोनों को क्लियर पास नहीं करना है, आपको दोनों के एक्यूमुलेटेड स्कोर आपका कट ऑफ से ऊपर होना चाहिए। तो इसमें सिलेबस के लिए आप पहले तो मैं ही बोलूंगा, अगर आप सिलेबस के लिए अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो टीयर 1 पे फोकस करो ताकि उसमें अच्छा स्कोर कर पाओ। और टीयर 2 पे जब आएगा तो आपको ये ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं रहेगी कि टीयर 2 में आपको 80 नंबर लाने हैं, 70 नंबर लाने हैं, क्योंकि आप पार्ट 1 में काफी अच्छा स्कोर अगर कर पा रहे हैं तो टीयर 2 की आप टेंशन नहीं रहेगी आपको। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस इसका अभी भी वेग है, हमें नहीं ज्यादा आइडिया होता। आपकी 21 डिसेबिलिटीज हैं, उनको तो आपको थोरोली पढ़ना ही है, उनमें से रैंडम क्वेश्चंस उठते हैं। दूसरा, 2013 का जो एग्जाम था वो काफी इजी था, वो सीधा पॉइंट टू पॉइंट था, जो जैसा डीएसएसबी का स्टाइल कभी रहता था। लेकिन उसके बाद से इन्होंने लेवल अप करना शुरू करा। मेरे ख्याल से जो हमारा टाइम आया 2020 का जो वैकेंसी थी, उसमें ये अपने प्राइम पर थे क्वेश्चन सेटअप करने में, क्योंकि हमने पढ़ी थी ज्यादा डिसेबिलिटीज, लेकिन क्वेश्चन आया प्रैक्टिकल साइकोलॉजी पे, और कि कैसे ये चीज होती है तो आप कैसे करेंगे। सोशल सोसाइटी पे क्वेश्चंस थे, वो वाले क्वेश्चंस ही नहीं थे जो कौन से दो चार जैसे सिगमंड फ्राइड कुछ ऐसा नाम है ना, पियाजे, और इन सब के क्वेश्चंस ही नहीं थे जो कि हमने इतना टाइम वेस्ट करा था। तो मैं सबसे, अगर आपको पेपर क्लियर करना है, आपको ये नहीं लाने कि आप 200 में से 120-30 के स्कोरर हो या 40-50 के स्कोरर हो, आपको पेपर क्लियर करना है, कट ऑफ से ऊपर रहना है। तो मेरा सबसे पहली पॉइंट यही रहेगा, टीयर 1 को फोकस करके चलना, फिर टीयर 2 पे आना, और टीयर 2 में 21 डिसेबिलिटीज को रट देना है। और सिर्फ रटना नहीं है, उनकी थोड़ा सा डीपली देखना कि प्रैक्टिकल चीजें कैसे क्या है, और हो सके तो किसी स्पेशल स्कूल में जाके बच्चों के साथ इंटरेक्शन, उनके टीचर्स के साथ, ये सबसे बेस्ट चीज रहेगी। आपको उन स्कूल्स में काफी सारे टूल्स की नॉलेज मिलेगी जो इस एग्जाम में आते हैं। हमें टूल्स की नॉलेज नहीं थी, हमने सिर्फ वो पढ़े थे, रट्टे मारे थे, जो कि आपको पेपर में सिर्फ एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग देंगे, लेकिन अगर उन्होंने एग्जाम के क्वेश्चंस को अच्छे से सेट किया है तो वो जीरो है फिर आपका। तो दो चीजें रही कि एक तो आपको एक्सपोजर के लिए जाना है, स्कूल्स में विजिट करना है, उनके टीचर से बात करनी है, वो बहुत इजी है, आप कर सकते हो, और प्रैक्टिकली आप सीख भी ज्यादा सकते हो इस चीज से। बहुत अच्छी बात बोली है सर आपने। मुझे लगा कि कुछ जो रूब्रिक वगैरह है हाँ ये सब, सर होते हैं, हाँ ये हमें अगर पूछा जाए तो मुझे लगता है किताबों वाला ही याद है, अगर एक्चुअल में दे दिया तो हाँ मैनुअल एक्चुअली है हमारे पास दिमाग में, लेकिन एक्चुअल यूज नहीं मैम, हो सकता। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारी ट्रेनिंग होती है 6 महीने में या हर साल में, हमें कि अपडेट रहे हम टेक्नोलॉजी से और इन सब चीजों से, तो हमें स्कूल्स में भेजा जाता है कि वहाँ पे प्रोफेशनल्स होते हैं जो हमारी ट्रेनिंग लेते हैं 6-7 दिन की, हर एक डिसेबिलिटी पे कुछ ना कुछ। तो वहां जाके हमने ना इतनी सारी चीजें जो पढ़ी हुई थी सिलेबस के दौरान, किताबों से रट्टे मार रखे हैं, जब वो प्रैक्टिकली देखी ना तो समझ में आया, अच्छा ये वो चीजें जो हमने उसमें पढ़ी थी। और फिर ये समझ में आता है कि यार ये चीज अगर हमें पहले पता होती तो पढ़ाई कितनी इजी, इतना कॉम्प्लिकेटेड हमने बना दिया इसको। तो ये सब चीजें आप पहले ही कर लोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। इतनी सारी क्या वो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो आपको वहां पे एक्सपोजर में समझ में आएंगे, बुक से समझ में नहीं आएंगे। और आप यूट्यूब भी करेंगे ना तो यूट्यूब पे कोई साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ डीप ले जा रहा है, आपको उतना नहीं जाना, डॉक्टर नहीं है हम। हमें सिर्फ असेसमेंट का काम मिलता है, हमें रीइंफोर्समेंट का काम मिलता है कि इसको कैसे अच्छा कर सके, क्या कर सकते हैं, ब्रिज कैसे बना सकते हैं पेरेंट्स, स्कूल, टीचर और बच्चों के बीच में। तो वो हमारा काम है, ना कि हम डॉक्टर बन के उनको दवाई वगैरह बताएं। तो यहाँ पे मुझे सर की बात से बहुत अच्छा लगा कि टायर 2 में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो डिसेबिलिटीज आती हैं, तो वो आपको तब बेहतर समझ आएंगी जब आप रियल लाइफ में कहीं पर जॉब करोगे उस पोस्ट के लिए, तो आप वो टूल्स कैसे यूज करने हैं, किसके लिए यूज करना है, ठीक है, और बच्चे कैसे आते हैं, क्या क्या किस लेवल की परेशानी बच्चे को हो सकती है, तो आपको जॉब करनी चाहिए जो आपको बेनिफिट ही देगी, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग, जो हम लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स की बात कर रहे हैं,
तो वही चीज़ हमारे लिए भी है, जब हम प्रैक्टिकल किसी चीज़ को देखेंगे और करेंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब आपका ये क्वेश्चन एक माइंड से क्लियर हो गया होगा कि हमें जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का सर के अकॉर्डिंग जॉब करना बेनिफिट ही देगा आपको। और मैम एक चीज और, जो ये अगर अभी कोई गेस्ट टीचर है, क्योंकि 2 साल से जो मेरी वैकेंसी थी तब वो अपॉइंट हुए थे, और आज शायद 5 साल होने वाले हैं, 5 या 4 साल वो अभी गेस्ट टीचर है, क्योंकि बीच में कोई एग्जाम हुआ ही नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड है। तो मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि वैकेंसी इतनी नहीं है जितने फॉर्म फिलअप हुए होंगे, वो कंपटीशन तो कट थ्रोट रहेगा ही रहेगा। तो मेरा पॉइंट अभी भी यही है कि आप इस चीज को ना पॉजिटिव साइड लेके चलो, कि आपको टाइम मिल रहा है। आप उस चीज को ढीला ना छोड़ें कि यार ये पेपर पता नहीं कब होगा। मेरे टाइम पे कोरोना ने उसको काफी डिले कर दिया, तो ये मेरे अंदर ये था कि यार ये तो अच्छा खासा टाइम मिल गया मेरे को, कि अच्छा है ना, प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो आप भी इस चीज को पॉजिटिव लेके चलना कि एग्जाम कभी भी हो, एक सीट आपकी है और वो मिल ही जाएगी, क्योंकि इतना कोई हवा पेपर होता नहीं है। डीएसएसबी का सिंपल सा रूल होता है कि 6 महीने जिसने सीरियस होकर पढ़ाई करी है वो निकाल दे। बिल्कुल। सर, तो वैकेंसी का जो डिमोटिवेशन वाली आपने बात की है, तो इस पर कि वैकेंसी नहीं आती तो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, कई लोग कंसिस्टेंटली पढ़ नहीं पाते। और इसको, चलो गेस्ट टीचर वाले लोग जो है वर्किंग है, जो नॉन वर्किंग है, उनके लिए जो घर पे ही है, तो उनको कैसे डील करना चाहिए इस डिमोटिवेशन को? एक तो आपने बोला कि उसको पॉजिटिवली लो कि तैयारी का टाइम मिल रहा है, और क्या? मैम इसमें अगर वो नहीं, देखो हमारे लूप होल्स तो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है ही। काफी सारे केसेस हो जाते हैं, रिजल्ट आने के बाद भी हो जाते हैं, तो वो तो डिमोटिवेट करेगा ही करेगा आपको। लेकिन आप उसको बस यही सोच के चलो कि आपको कुछ करना है। और सिर्फ इसी को क्यों, आप अगर मैंने आज आपको ये पॉइंट दिया है कि अगर आप घर पे बैठे हो, तो आप विजिट क्यों नहीं करते हैं कोई नियर बाय कोई स्पेशल स्कूल हो? आप वहां पे अपनी सर्विसेज क्यों नहीं देते हैं? एनजीओज हैं जो आसपास के एरियाज में बहुत सारे हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। आज की डेट में दुनिया भर के थेरेपी सेंटर्स हैं जहां आप जाइए। अगर आप एचआई में आपने बीएड करी है, तो किसी जो हियरिंग का आपके पास क्लिनिक है, आप वहां पे जाके बैठ सकते हो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, और वो आपको प्रैक्टिकली हेल्प करेगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब। और आप, यही चीज होती है जो आपको एग्जाम में 1 या 2 नंबर आपको ऊपर कर देती है, कि हाँ इसको नॉलेज एक्स्ट्रा है। कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। ये जो प्रिपरेशन का टाइम होता है ना, और लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, या आप ये समझ लो कि एक मकान बना रहे हो, तो उसमें ईंटें ऐड कर दो। तो जितना ज्यादा आप काम करोगे, उतना ज्यादा आपको ही बेटर होगा। तो आप बीच में काम कर सकते हो, कहीं जॉब कर सकते हो। और मेरे को एक चीज लगती है कि जब हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है ना, तो रिजल्ट में हमारा सिलेक्शन, ठीक है। तो अब बात ये आ रही है सर कि तैयारी शुरू कहाँ से की जाए, और एक बिगिनर एस्पायरेंट है जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो जी, उनको शुरू करना चाहिए। देखो बिल्कुल बिगिनर है ये, तो हमने वैकेंसीज की बात कर ली, वैकेंसीज नहीं आती है, मोटिवेशन। अब हम बात करते हैं शुरुआत कैसे करें। ठीक है, क्योंकि बिगनर की बात हो रही है तो मैं भी इस फील्ड में तो बिगनर ही था, क्योंकि मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था कौन साइकोलॉजिस्ट है, कौन फेमस ये जो भी टॉम फोर्ड और जो भी नाम होंगे, मेरे को तो अब याद भी नहीं हो गए। तो ये सब मेरे लिए नए थे। ये इसमें मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मैं इनफैक्ट अपने बीएड के जो एग्जाम होते थे, वो मैं नोट्स ले लेके पढ़ता था, जो मेरे बैचमेट से मैं यार दिखा क्या है, उनसे समझता था ये कौन है, पियाजे कौन है, समझ में ही नहीं था। तो आपके लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि बेसिक्स को क्लियर करना। और बेसिक्स को, साइकोलॉजी के बेसिक्स कैसे क्लियर हो सकते हैं? यूट्यूब पे उस टाइम पे एक मैम थी, हिमांशी सिंह। हिमांशी सिंह एक वो थी, एक प्रतीक शिवालिक थे। मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैंने कहाँ से करा है। मैंने उन दोनों की, हिमांशी सिंह की एक पतली सी हाँ प्ले लिस्ट है, वो तो आपको कंप्लीट करनी है। एक छोटी सी बुकलेट आती थी। और प्रतीक शिवालिक के भी बेसिक्स, वो काफी बेसिक्स ठीक करा देते हैं ये। तो आप उनसे पढ़ सकते हो। आपके बेसिक्स एक बार क्लियर होने के बाद, उसके बाद आप दीपक शर्मा, एक अच्छे टीचर हैं। साइकोलॉजी के। हाँ, वो काफी डीप में आपको साइकोलॉजी पढ़ा सकते हैं, और वो उनका समझ में भी आएगा, लेकिन आपके पास पेशेंस और टाइम आपके पास होना चाहिए, ताकि आप उनको रिकॉल कर सकें एक बार और। क्योंकि एक बार जो बिगनर है ना, वो एक बार के लेक्चर में उसको समझ में नहीं आ सकता। आ भी गया तो आपको परेशानी होगी उसको प्रैक्टिकली वहां पे जो डीएसएसबी क्वेश्चन घुमाता है ना, उसको वहां इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये 2-3 मेरे फॉरमोस्ट चीजें थी जो मैंने ऑप्ट करी थी इसकी प्रिपरेशन के लिए, कि एक बार पढ़ तो लूं, समझ तो लूं कि ये थ्योरीज है क्या, क्या कैसे होता है, प्ले वे मेथड क्या, मोंटेसरी कौन है। ये सब मेरे लिए जीरो था, कुछ भी नहीं था मेरे लिए।
तो वहां से आप ये चीज ये टर्म से थोड़ा सा अ, वो हो जाएंगे, और उसके बाद आप थोड़ा डीप पढ़ सकते हैं। तो क्या आपने टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था या खुद से पढ़ाई की थी? अच्छा मैम, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है नहीं। कोर्स उस टाइम ऑनलाइन कोर्सेज करना ऑनलाइन कोर्सेज का भी मैं बता देता हूँ आपको। उस टाइम पे मैम नया नया वो चल रहा था, रुझान चल रहा था कि स्पेशल एजुकेशन करनी है, और मार्केट में कोर्स है नहीं। तो कोर्स है नहीं, तो टीचर्स ने क्या सोचा, जो नॉर्मल साइकोलॉजी के टीचर्स थे या जो प्रेजेंटली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो उस टाइम पे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना दो चार किताबें पढ़ के हम अपना कोर्स बना दें। उनमें से कुछ टीचर को तो मैं वैसे भी जानता हूँ, उन्होंने बनाया, उन्होंने बेचा, पर वो कोर्स थे जीरो। इतनी मोटी मोटी उन्होंने बुकलेट्स बनाई हैं, और वो अच्छे खासे प्राइस में बिकती थी। तो मैंने भी ली थी, पर वो कुछ भी नहीं है। तो आपका क्वेश्चन था कि कोर्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन हाँ, किया था तो ऐसा है, इसमें क्या है, आपको अपने आप ही होमवर्क करना पड़ेगा। कोई टीचर फिलहाल ऐसा है नहीं जो इसको सीरियसली प्रेडिक्ट कर दे कि एग्जाम का ऐसे ऐसे कंटेंट है, यहाँ से पढ़ना है, वहां से पढ़ना है। तो बेसिक मैं अपना बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया, हिमांशु सिंह एक साइकोलॉजी के लिए था, दीपक शर्मा थे, प्रतीक शिवालिक थे। उसके बाद जो बुक्स मैंने पढ़ी, एसके मंगल मैंने पढ़ी, एडवांस वाली? एडवांस वाली। मैम उसमें काफी सारी चीजें, उसमें स्पेशल एजुकेशन का भी एक पार्ट है, उसमें हिस्ट्री है स्पेशल एजुकेशन की कि कहाँ से शुरू हुआ था। आपको इस बुक को पढ़ने के लिए ना, आपको सिर्फ ये नहीं है कि इतनी मोटी किताब है आपने एक बार पढ़ दी, नहीं। आपको अगर इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना है ना, जानना है, तो आपको वो 2 या 3 बार रिकॉल, एक बार रिवीजन देनी पड़ेगी। वो सबसे इंपॉर्टेंट है मैम, क्योंकि तीसरी बार में भी आपको कोई नई चीज उसमें देखने को मिल सकती है कि यार ये अच्छा, ये ऐसे था। और जब आप तीसरी बार रिवाइज करते हैं, तो आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं दूसरे के साथ कि अच्छा ये वहां पे पढ़ाया था, इसके बाद तो ये हुआ था। तो ये एक सबसे मेन चीज है। बुक कम पढ़नी है, ज्यादा तुम्हें डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। कम पढ़नी है, पर उसको रिवीजन रिवाइज करना 2 या 3 बार करना है। और इसके बाद एक किताब और जो जिसने मेरी काफी हेल्प करी, और सही भी है, आंसर्स उनमें थोड़े बहुत मिसमैच कर जाएंगे। एक श्रीदेवी पब्लिकेशंस की, श्रीदेवी, हाँ श्रीदेवी पब्लिकेशन की किताब है एमसीक्यूज की। शायद उसमें 5500 या 10,000 एमसीक्यू है। 5500? हाँ, 10,000 भी हो सकता है, मतलब अभी मुझे याद भी नहीं है। वो कम से कम ना 5-6 बार कर लेना, क्योंकि इतने एमसीक्यू हैं। और अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन आया जो आपको नहीं पता है, तो उसके 4 ऑप्शंस होंगे जो आपके लिए नए होंगे। जब आप उन 4 ऑप्शंस के बारे में गूगल करेंगे ना, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और वहीं से आपके जो डाउट्स है ना, वो क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। अगर एक ऑप्शन के बारे में आपने एक पैराग्राफ भी गूगल से पढ़ लिया ना, तो नई टर्म्स आ जाएंगी, नए नए नाम आ जाएंगे। उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। एलिमिनेशन यूज कर पाओगे? एलिमिनेशन यूज कर पाएंगे आप। तो ये वाली टेक्निक जो होती है ना, 4 ऑप्शन वाली, हाँ। एसएससी के एस्पायरेंट्स बहुत यूज हाँ करते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर की एसएससी की वो सीपीओ की प्रिपरेशन यहाँ दिख रही है मुझे, वो वाली अप्रोच। तो बच्चों का बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट बुक ऐप पे भी हाँ। मिल जाते हैं, लेकिन सर ने एक बुक भी बता दी है श्रीदेवी पब्लिकेशंस की, जिसमें स्पेशल मैम एजुकेशन। स्पेशल, ये पूरी स्पेशल एजुकेशन के लिए यही एक शायद किताब है जिसमें इतने एमसीक्यूज हैं, और वो काफी सही एमसीक्यूज हैं, रिलेटेड टू दिस ओनली। नहीं तो आपकी फिर मैं पब्लिकेशन का नाम दूसरा नहीं लूंगा, उन्होंने भी बुक पब्लिश करी। उसमें इतने एरर थे कि बच्चा सोच रहा है कि अच्छा ये आंसर है, आप बुक चलो का हो नाम गया। बता सकते हो ताकि बच्चे उसको एलिमिनेट कर दें, हाँ, देखिए। सर्वा पब्लिकेशन की उस टाइम पे स्पेशल एजुकेशन की वो निकाल रहे थे उन्होंने। उसमें बहुत सारे एरर्स थे, इनफैक्ट उसमें टियर 1 पे भी एरर थे, और जो स्पेशल एजुकेशन के उन्होंने क्वेश्चन सेट करे थे, उसमें भी एरर थे। तो इससे बेटर है कि आप जो भी आपको डाउट लगे ना, आप उसको सर्च कर लो, ना कि ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट कर लो कि हाँ इसका तो ये आंसर है। तो ऐसा नहीं होता है। और एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं। हमारा ग्रुप बना था कि जो एस्पिरेंट थे उस टाइम पे, तो उसमें व्हाट्सएप पे ऐसा था कि हमें कहाँ से नंबर मिले थे, या किसी टीचर ने ऐड ऑन करे थे सारे। तो उसमें ना बहुत सारी लड़कियों का मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा। देखो मैं उतना पढ़ाकू नहीं हूँ जितना शायद लड़की पढ़ती होंगी या जितनी हार्डवर्किंग होगी। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे जब मैं लास्ट के 3 महीने की प्रिपरेशन थी। तो मेरा सिलेबस कितना हुआ था कितना नहीं हुआ था वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस पुट अप होते थे कि इसका क्या आंसर होगा। अब वो क्वेश्चन देख के मेरा होता दिमाग खराब, क्योंकि वो ये तो समझ आता ही नहीं। ये तो कहीं से सुना भी नहीं है, ये कैसा क्वेश्चन हो गया। अच्छा वो लड़कियां शायद पीएचडी कर रही होंगी या वो डॉक्टर होंगी जो वो क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के ला रही थी। तो ठीक है उनका, अब मैं नाम उसका भी नहीं लूंगा। तो
तो वो क्वेश्चन से मेरा हार्ट टाइट में कहीं गया। तो ऐसे ही मैं घर पे बैठा हूँ, कई बार फिर मेरी माँ बोलती थी, "ये तू टेंशन मत ले, तुम पढ़ो उतना काफ़ी है, ये फालतू की चीज़ों में मत घुस।" फिर 2-4 दोस्त भी थे, कह रहे, "यार ये छोरी पागल हो गई, ये कुछ पढ़ती रहे।" मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। अच्छा, अब जब रिजल्ट आया, जब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम दे के निकले तो बहुत सारे मिले थे मुझे, बैचमेट बोल लो या जो उस ग्रुप में थे। तो हमारे तो इतने आएँगे, हम तो हो गया। मैं कहा बेटा इनके तो आ गए, इनकी तो रिवीजन भी 2-2 3-3 बार थी, तू गया। मैं क्या ही बोलूँ, जिनके नोट्स लेके मैं पढ़ता था, उनमें से 2 का सिलेक्शन रह गया। तो ये बड़ा अजीब लगा कि यार ये तो वो थे जो डॉक्टर लेवल के क्वेश्चंस लेके आ रहे थे और इनका सिलेक्शन रह गया। तो इतना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, 2-4 किताबें उठाओ, रट मारो, 3-4 बार पढ़ दो और टियर 1 पे फोकस करो, पेपर तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और मैम, एक बड़ी आपने इम्पोर्टेंट। अभी ना लास्ट में 3-4 बातें जो बोली हैं, उनको एक बार बहुत आराम से रिपीट करना है आपको कि अच्छा, क्या उनकी क्या गलती थी जो ज्ञानी बाबा बन रहे थे, तो आपको वो गलती नहीं करनी। आप भी अपने वर्ड्स में बोलो ठीक है। कि क्या उन्होंने गलती की और आपने उनसे क्या बेटर किया? देखो भाई, जो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, वो कुछ स्मार्ट प्ले कर लो, कुछ हार्ड वर्क कर लो, कुछ डेस्टिनी का पार्ट मान लो। तो जो मेरा देखने का तरीका है ना उन चीज़ों को, जो ज्ञानी थे उन्होंने किताबें लपेट दी। मतलब पेज पे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन होते थे बिना सिर पैर के। शायद उनके लिए वो सही होंगे कि वो डीप जा रहे हैं। पर यार डीप जाने से कुछ होना नहीं था। वो तो एग्ज़ाम तो आपका नॉर्मल सा डीएसएस भी है यार, वो कोई तुम्हारे पीएचडी का एग्ज़ाम नहीं है। तो जो भी किताब उठाते हो, उसको 3 या 4 बार तो पढ़ना पड़ेगा। चाहे वो साइकोलॉजी क्यों ना हो, क्योंकि अभी साइकोलॉजी के भी क्वेश्चंस बहुत ही प्रैक्टिकल साइकोलॉजी यूज़ हो रही है, जो आपको शायद बुक्स से ना मिले। तो आप जब उसको 3-4 बार करेंगे ना, तो आप इम्प्लीमेंटेशन का तरीका उसमें से और एमसीक्यूज़ करो, रिलायबल सोर्स से करो। ये जो बुक मैंने बताई है, ये बहुत बेनिफिशियल है। इससे आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे। एटलीस्ट 30% आपका कोर्स इस बुक से हो सकता है। एसके मंगल उठा लो और उसके बाद टियर 1, टियर 1 को तो जितना लपेट सकते हो ना, लपेट देना। और एक चीज़ और, जैसे मेरा मैथ्स वीक था मैम, बहुत सारे लोगों को मैथ्स वीक होगा, किसी की इंग्लिश वीक होगी। तो मेरे को ऐसा लगता है एनालिटिकल एबिलिटी आपकी इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन आप उसमें एक्सीलेंस नहीं पा सकते हैं। मतलब आप प्रैक्टिस से उसको कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचेंगे कि मैं गणितज्ञ बन जाऊँगा, तो ऐसी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो मैंने मैथ्स को साइड कर दिया था। मुझे पता था कि मैथ्स में मैं 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगा, वो मेरे लिए सफिशिएंट है, रादर मैं उसमें टाइम वेस्ट करूँ। तो सेम मेरा थ्रू आउट द प्रिपरेशन मेरा यही सीन रहा कि मैंने मैथ्स को छेड़ा भी नहीं। मैं रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी एंड जीके, ये मैंने दबा के लपेटी है। और शायद ये एक बड़ा रोल प्ले करा मेरे सिलेक्शन में। मैंने मैथ्स, अब क्योंकि उस दिन एग्जाम वाले दिन मैं मैथ्स के नॉर्मल बच्चा भी जिसको ना भी आता होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस और फ्रैक्शन और ये सब, इसके 5 क्वेश्चन तो मैंने भी अटेम्प्ट करे थे। और जिन्होंने जिन लड़कियों से मेरी बात होती, जो मेरी बैचमेट्स थी, वो मैथ्स पे दिन के 2-2 3-3 घंटे क्वेश्चन बना रहे हैं। कोई अटक गया तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। मैथ्स और रीजनिंग ऐसा है जिसमें टाइम कंज्यूमिंग है। आपको इंग्लिश, हिंदी, जीके में टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, उसमें आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम कि आप उसको निकाल लेंगे, उसको कर लेंगे। क्योंकि अगर आपका किसी सब्जेक्ट कोई वीक है, तो हाँ, उसको पॉलिश करके थोड़ा चमका लो, पर उसके ये चक्कर में मत लगो कि हाँ, आप उसमें शक्ल देख लोगे। ये नहीं होता है और ये आपका प्रैक्टिकल अप्रोच है भी नहीं। आपके पास है 2-3 साल, तो बेशक आप उसको उसपे अपना इम्प्रूव करो और काम करो। लेकिन अदरवाइज़ अगर अब की मैं बात करूँगा, तो जो वीक है, उसको वीक रहने दो, बाकी इतना स्ट्रॉन्ग करो कि वीक की ज़रूरत ही ना पड़े। बहुत वो अच्छी बात बोली आपने। वो एक मूवी है चांदनी चौक टू चाइना, वो उसमें वो एक ही मूव की प्रैक्टिस करता है। उसमें वो यही बोलता है कि लाइन थी ना कि एक ही मूव को इतना हाँ, रिपीट करो कि वो बहुत स्ट्रांग हो और स्ट्रॉन्ग। वही आपकी मास्टरी बन जाए। यस, तो वो ही मेरी चीज़ थी कि मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। अगर मुझे मैथ से डर लग रहा है या मेरे को इंग्लिश से डर लग रहा है, तो छोड़ो ना, तुम बाकियों को स्ट्रॉन्ग कर लो। और मैं आज भी, जो मेरे साथ में कोई है, पढ़ाई कर रहा है, तो मैं उसको बोलता हूँ अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो छोड़ दियो। इससे ज़्यादा टाइम तो अगर अपने सब्जेक्ट को या किसी और चीज़ को दोगे, तो क्लियर कर जाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना एक चीज बोलना चाहूंगी आप सबको कि सर ने एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी, स्मार्ट अप्रोच अपनाई अपने आप को देख के कि मेरी क्या कमी है और क्या मेरी स्ट्रेंथ है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो आजकल ना यूट्यूब पे, मैं भी खुद यूट्यूबर हूँ और मैं भी बताती हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपको रोटी की भूख है तो रोटी खाओ और प्यास लगी है तो पानी पियो। आप यूट्यूब पे जितने एडवाइसेस चल रहे हैं सुनो, लेकिन उसमें से अपने अकॉर्डिंग चुनो कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये स्मार्ट
स्ट्रैटेजी अपना दिमाग खुद लगाना है। ये नहीं किसी ने बोल दिया 4 घंटे मैथ्स करनी है तो 4 घंटे मैथ्स करनी है। अब उस इंसान को 4 घंटे मैथ्स वो शायद इसलिए कर रहा हो कि उसको मैथ्स अच्छा हो। उसको लगता है कि मैं इस पे मेहनत कर लेता हूँ, भाई मुझसे इंग्लिश नहीं होगा, मेरा इंग्लिश वीक है। तो प्लीज़ ये यहाँ पे सर की बात से मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि सर को लगा भाई मेरे को मैथ्स नहीं करना, बहुत ज़्यादा धुरंधर नहीं बनना मैथ्स में। मैथ्स को साइड करके उन्होंने और सब्जेक्ट्स पे इतना उसको पॉलिश किया, इतना इम्प्रूवमेंट किया कि उनके मार्क्स वहीं से बन गए, जो वो मैथ्स में बनाते इतना टाइम लगाकर। तो आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानो और वीकनेस को उतना ही करो कि आप उसमें पीछे ना रह जाओ, मैं एक पार पे इसमें रहो। इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसे आप मैथ्स करते हैं, आप डीएसएसबी का एक सिंपल, एसएससी में भी इनफैक्ट, कि वो आपको ये नहीं, आपको आप बिल्कुल ही ब्रिलियंट है तो बात अलग है, वो 20 में से 20 क्वेश्चन आपको करने का मौका देते ही नहीं। उनका सिंपल सा लॉजिक होता है कि 10 क्वेश्चन बच्चा कर लेगा, वो कर लेगा नॉर्मल बच्चा भी, 5 और जिसने कर लिए वो कर लिए, वो हो गया एवरेज बच्चा, एवरेज से अबव एवरेज, जो जिसको ये इसके कॉन्सेप्ट समझ में आए। और जो लास्ट के 5 होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आपको थोड़ा मैनिपुलेट कर सके, कि थोड़ा तो टाइम वेस्ट कर लेवल सको। रखे। तो आपको, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप 10 तो आप वैसे भी कर लोगे ना उसके, 10 या 12 तो अटेम्प्ट कर लोगे। आप ब्रिलियंस की तरफ जा रहे हो कि आप तो 18 ले आओगे, तो उस 18 वो जो 6 का गैप है ना, वो बहुत हैवी पड़ता है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हर उससे दिन के बचो। हिसाब से तो बहुत ज़्यादा यस, पड़ जाता है। जैसे जीएस में भी मैं, बच्चे बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। मैं अपना बता दूं, जीएस मेरा ठीक ठाक था, और उसके बाद मैं करंट अफेयर, शायद मैं इसमें फॉर्चुनेट दोबारा रहा कि सुबह जो मैंने 4-5 करंट अफेयर पढ़े गाड़ी में चलते हुए, वो उसमें यूं के यूं आए हुए थे। तो वो भी एक मेरा पॉइंट हो गया। तो इस टाइम वेस्ट करना बंद करो, थोड़ा स्मार्ट प्ले करोगे तो इजी रहेगा। और अपना बुद्धि हमेशा चालू रखनी है, एक्टिव रहना है कि आपको बहुत, आपको ना तो कोई कुछ बता रहा है तो सुन लो, लेकिन आपको ना फिल्टर करना आना चाहिए, क्या मेरे लिए यूज की बात है, क्या मेरे लिए यूजलेस है। ठीक है। और जब तक आप वो नहीं करोगे ना, आप हमेशा इसी तरीके से प्रिपरेशन जर्नी में परेशान होते रहोगे। और सर ने भी बहुत अच्छी बात बोली थी, जो मुझे याद है, कि आपको ज्ञानी बनना है, आपके पास बहुत टाइम है तो करो, लेकिन आपको पता है कि अभी DSSB के क्या हालत है, वैकेंसीज आते नहीं है, आते हैं तो कई बच्चे ओवर एज हो जाते हैं। और आपको ये जो तैयारी रखनी है ना, अगर आप किसी भी सही सिलेक्टेड बंदे को देखोगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत साल में तैयारी करके सिलेक्शन लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो 6 महीने 1 साल की तैयारी से सिलेक्शन ले लेते हैं। तो आपको हमेशा ये देखना है कि आपको एक तो एक्टिव माइंड से करनी है तैयारी, दूसरी चीज आपको डिफरेंशिएट करते रहना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, क्या नहीं करना, वरना सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। आप ये समझ लो, जब तक आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे किसी भी जने को, तो आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, फॉलो करना है अपने प्रेजेंस और ऑफ भाई माइंड के साथ। मैम, इसमें एक चीज ये है कि किसी भी ऐसे दोस्त से, या किसी भी जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं या आपको क्लासेस में मिल रहे हैं, ऐसे के साथ मत बैठना जो किताबी कीड़ा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यहाँ पे 10-15 किताबें पढ़नी है, यूपीएससी चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-4 किताबों पे ही रुके रहना। वो जब आपको ये हो जाए ना कि आपके टिप्स पे हैं, उनके उनके जो ग्लोसरी वगैरह जो भी चीजें हैं उसमें, तो ही आप नेक्स्ट पे स्विच करें। और इन फालतू के सर्कल जो आपका वहाँ पे कोचिंग क्लासेस में बनता है, जो ग्रुप बनता है, उनसे दूर रहना यार, ये बहुत जरूरी है टाइम वेस्ट से बचने के लिए। नहीं तो वो कुछ भी पुटअप करेंगे, आप उसको ढूंढने में लगोगे, वो यूजलेस होगा। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो, उनका होता है कि क्वांटिटी पढ़ना है, आपको क्वालिटी पढ़ना है। तो उस चीज में डिफरेंस आप अगर अपने आप बना लोगे तो बहुत बढ़िया है। सर आपसे मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मेरे लाइफ में लोगों का बहुत इंपॉर्टेंस है, और लोग वैसे होते हैं जो भगवान शायद सोचते हैं आपको इधर उधर लेके जाने का। तो जी। सबसे पहले तो मुझे लगा कि वो जो स्पेशल एजुकेशन एडवाइस देंगे, ही वाज अ जेम, यस। और ही वाज अ एंजल ऑफ द गॉड। तो क्या लगता है कि लोगों को कैसे चुनना चाहिए अपने प्रिपरेशन जर्नी में, किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना, किससे बात करनी, किससे नहीं करनी, किससे फ्रेंडशिप करनी, किससे नहीं करनी, आपको क्या लगता है? क्योंकि हाँ, सीरियस और नॉन सीरियस को ये चीज तो डिसाइड, मतलब अलग कर देती है कि कहीं ना कहीं मैम तो चेंज आता है। ये चीज ना, अगर आप 21, 22, 23 साल के हो तो शायद आपको, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे को किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। लेकिन अगर आप में थोड़ी सी मेच्योरिटी है और आपको समझ में आ रही है, आप शुरू से ही फोकस्ड है कि मुझे तो ये एग्जाम क्लियर करना है, तो आपके लिए प्रॉब्लम है नहीं। तो आप शुरू से ही सेग्रीगेटेड हैं और आप पढ़ रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये चीज तो आजकल की सबसे बड़ी कई है। लोग दिखते हैं कि वो आपके अच्छे लोग हैं, लेकिन दे आर यूर वेस्टिंग योर टाइम। और बिल्कुल भाई। कई लोग ऐसे होते हैं आपके साथ अच्छे दोस्त बनते हैं, लेकिन अरे यार कहाँ पढ़ रहा है, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी यार, हाँ। नहीं लगती। अच्छा, ये भी था, मैं आपको ऐसे बता लोगों दूं। से भी तो पाला पड़ता है। और मैडम, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं हाँ, जो आपको डराते हैं
अच्छा। या जिनको देख के आप खुद डर में आ जाते कि यार मेरा तो नहीं होगा, ये तो इतने पढ़ने वाले हैं, जैसे आप बोलते हो ज्ञानी लड़कियां पढ़ती थी, आपको हाँ, टेंशन हो जाती हाँ, थी। तो ये जो इमोशंस होते हैं ना, बच्चे की प्रिपरेशन बहुत अप डाउन, और वो आप समझो बहुत हाँ, हाँ। एनर्जी लेते हैं, डेविएट हो जाते मैम हैं। इससे ना आपको अपने आप से ही आप बात करनी पड़ेगी। जैसे मेरे सर्कल में था, जब मेरी जॉब नहीं लग रही थी और जब मैं छोड़ चुका था, तो मेरा भी माइंड मेकअप हो गया था कि यार नहीं, सरकारी नौकरी का तो सीन नहीं है। लेकिन उसके बाद जब मैं दोबारा शुरू करा, तो सर्कल में तो बोलते थे कि यार छोड़ देना, ये क्या होगा, छोड़ देना, छोड़। तो वो चीज ना मेरे को तो पॉजिटिव लगती थी। मेरे को तो बड़ा मजा आता जब मेरे को कोई न्यू कह देना कि वो तेरे से नहीं हुआ, तो वो तो राणा साहब करेंगे, वो नहीं मानते। तो वो चीज आप पॉजिटिव वे में लेके चलोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और ऐसे सर्कल से तो दो चार चीजों में आप खुद ही एनालाइज करो कि बंदा आपके फेवर में है या नहीं है। खामा खा के मीठे बने रहेंगे, उनके साथ बैठना बैठना तो फिर आपकी बेवकूफी है। हाँ, लिसन टू योर पेरेंट्स। वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं कि उनको एक्चुअल में पता है कि हमारा बच्चा किस नेचर का है, आजकल क्या कर रहा है, बिकॉज दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। तो अच्छा है कि आप ये उनकी सुन लो। पाँव पालने में दिख हाँ, जाते वही हैं। वही है। तो अपना यार स्मार्टली प्ले करो ना यार, एक बार 6 महीने की मेहनत करो, नौकरी लग गई और जल्दी फिर ऐश करियो, कुछ जल्दी नहीं। फ्री हो, हाँ, जल्दी फ्री जल्दी हो। मेहनत करो, जल्दी फ्री हो। हाँ। तो आपकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट्स वाले लोग रहे हैं, जिनसे आपकी जैसे सबसे पहले तो स्पेशल एजुकेशन वाला हो गया, लेकिन प्रिपरेशन टर्निंग पॉइंट्स किन हाँ, लोगों की वजह से आए, टीचर्स की वजह से, हाँ। कोई फ्रेंड्स की वजह से, ऐसे लोग बताओ आप थोड़ा सा। मैम क्योंकि मैं जब बीएड करने जाता था, तो मुझे काफी सारे ऐसे, जैसे 10-12 मेरी लड़कियां ज्यादा होती है मैम उसमें। टीचिंग में लड़कियां ही लड़कियां ही होती हैं। ज्यादा होती है, और मैं वहां जब जाता था ना, तो वो देख, तू क्या करने आया है, तू कौन सा कोर्स कर रहा है। मैं कहा यार आ रहा हूँ, तुम कर लेने दो। तो उनमें से कुछ फ्रेंड मेरे जो आज भी हैं, जो और हाँ, वो अभी डीवी में टीचर्स हैं, मेरे साथ ही उनका सिलेक्शन हुआ था। उन्होंने बहुत हेल्प करी है, उनके नोट्स से ही मैं पढ़ा हूँ। मेरी बीएड पॉसिबल नहीं होती अगर उनके नोट्स मेरे पास नहीं होते। हाँ, उनके नंबर मेरे तक कम आए वो अलग बात है, पर मैं उनके के नोट से पढ़ा हूँ। उन्होंने मेरे को सब टॉपिक क्लियर करवाए हैं, बहुत हेल्प करती है। और जेन्युइन एडवाइस, अगर आपके पास ऐसा फ्रेंड सर्कल है ना, तो कुछ लोग होंगे जो आपको प्रिपरेशन के टाइम पे भी और आपकी जॉब के बाद भी, जैसे आज भी अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मैं स्ट्रेट अवे कॉल कर लेता हूँ। थोड़ी देर पहले मैं उसी को फोन मिलाता हूँ, मैं कहा, यार ये बता कैसे। तो ऐसे ऐसों का अगर साथ मिल गया है और आपको रियलाइजेशन है, तो बेस्ट है, फिर आप निकल लोगे। फिर उनकी पढ़ाई, उनके साथ पढ़ाई करने में मजा आता है। वो चूज योर सर्कल वाइजली। अगर ये सही है तो फिर आप आधा रास्ता तो आपने ऐसे ही क्लियर कर लिया। मैं आपको बताती हूँ सर हाँ। कि मेरे ना क्लासमेट टाइप लड़का, वो बहुत ज्यादा बात नहीं करता था और मेरा उससे कोई इतना बॉन्ड भी नहीं था, हाँ। लेकिन वो लड़का इतना जेन्युइन है ना, मुझे जब जब मिला है वो एक इतनी अच्छी एडवाइस देके जाता है, मतलब बहुत फालतू ऐसे चिट्ठी या बहुत हाँ। ज्यादा प्यार प्रेम नहीं दिखाता कि मैं तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन वो एक कैजुअल फ्रेंड को भी इतना जेन्युइन एडवाइस देता था कि इसकी जॉब, मुझे लगता है उसकी एडवाइस से जॉब देके बैठी हूँ। तो वो जब भी मिलता है, अब वो उसने जब मेरी पहली बार वीडियो आई थी ना, तो उसने मेरी वीडियो देखी और पता है क्या करता, तू माइक ले ले। अच्छा। वो फालतू हाँ, बात ठीक है, करता ठीक ही है। नहीं। स्ट्रेट हाँ, पे, हाँ, पॉइंट पे है ना। ऐसे लोग रखो हाँ। बस। ठीक है। अब बात आती है कि सर ने बोला जो पढ़ाकू लोग होते हैं ना, उनसे दूर रहो, तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। और मैं तो ये उसमें कहूंगा। बहुत पढ़ाकू लोग जो होते हैं बहुत टाइम लगाते हैं, आई वाज आल्सो वन ऑफ देम। आई वाज नॉट अ वेरी स्मार्ट स्ट्रेटजी वाला लड़की कि कम पढ़ के मतलब 4-5 घंटे पढ़ के कर लिया, नहीं, मैं बहुत पढ़ती हूँ। ठीक है। तो पढ़ाकू लोगों का ये होता है कि बहुत टाइम बहुत मेहनत लगती है। जो सर की तरीके के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कम टाइम में, आप देखो वो टीचिंग भी कर रहे हैं, वो बिजनेस भी कर रहे हैं, और उन्होंने पढ़ाई भी इतने अच्छे से कर ली। तो इस तरीके के लोगों के साथ रहने का ये फायदा होता है, आपको स्मार्ट अप्रोच पता चलती है, क्या चीज नहीं पढ़नी, काम की चीज पढ़ो जिससे पास हो जाए, मेरिट क्लियर हो जाए। यस, यस। तो ये चीज बहुत अच्छी है। तो आप इस पे कुछ बोलो, आपको क्या लगता है इस बारे में। मैं पहले तो वो जो सर्कल वाली बात है ना, उसमें ज्यादातर अगर आपके सर्कल में वो लोग हो ना जो आपसे चिढ़ते हैं, तो वो ज्यादा बेटर सर्कल होता है, बजाय इसके जो आपकी तारीफें पेलते हैं या आपको लगता है कि अच्छा घूमने चल रहे हैं यार जो मुंह मेरा पे तो। बेइज्जती मारता वो हाँ, बेटर है। वो बेटर है। उससे एक तो ये सीख जाओगे कि यार इसके साथ रहना नहीं है। दूसरा आप ये सीख जाओगे कि यार एक आपको थोड़ा वो मिल जाएगा, पुश मिल जाएगा कि नहीं, ये ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ, वो वाली चीज। और जो आपकी, स्मार्ट वर्क और पढ़ाकू बनो, हाँ, ये चीज बड़ा आपको मैटर करेगी हमेशा, कि आपको स्मार्ट वर्क ही करना है। और आप ये कैसे सीख सकते हो, आप 1 महीना वेस्ट कर लो अपना किसी चीज में। जैसे कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ बैठना शुरू कर दो जो ज्यादा पढ़ रहा है, जो क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आपको लगेगा, जो नोट्स लपेट रहा है, जिसके पास पूरी ऐसे भर के नोट्स है। फिर एक मॉक दे देना, एक मॉक टेस्ट लगा लेना, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके इतने पढ़े हुए से इतना सा है,
और मेरे इतने पढ़े हुए से भी इतना ही आया, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो वहां पे आप डिफरेंशिएट कर लोगे कि हाँ यार ये ऐसे है। और मेरे जैसे बहुत सारे हैं जो बाय चांस इस फील्ड में है और बाय चांस जिन्होंने कंपटीशन क्लियर करा है, तो उनसे भी सीख सकते हो। इस पॉडकास्ट के बाद या इस इंटरव्यू के बाद आप थोड़ा एनालाइज कर पाओगे अपने आप। तो बहुत अच्छा अप्रोच मुझे सर का लगा। ठीक है, तो आप इस तरीके की अप्रोच अपनाओ, क्योंकि पढ़ाकू लोग ना आपको सब कुछ पढ़ा देंगे, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, सब कुछ कर ले, 5-5 बार एक 100-100 क्वेश्चन तो कर ले। तो मैंने एक एक चीज है ना, मोटिवेशन की बात कर रहे थे ना कि अभी पेपर नहीं हो रहा है, घर पे बैठे हैं, मोटिवेशन के। भाई मोटिवेशन इसका सिंपल है। 90-95 हजार रुपए की तनख्वाह है, 6 घंटे का आपका वर्क प्रोफाइल है। इतना हेक्टिक है नहीं जितना लोगों को लगता होगा। टीचर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता दूं, एक पीरियड अरेंजमेंट लग गया तो प्रॉब्लम, कोई टीचर ना आया उसका सब्स्टिट्यूट में आप चले गए तो प्रॉब्लम। अरे भाई 1 घंटे की बात है, 95 हजार ले रहे हो तो महीने के, फर्क है। तो उस चीज को ना मोटिवेशन लेके चलना कि एक ऐसी जॉब है जिसमें दुनिया भर की छुट्टी है, दुनिया भर का रिलैक्सेशन है, आप 2 बजे के बाद फ्री होते हो और कोई आपको परेशान नहीं करता कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स की तरह। तो ये मोटिवेशन है, अपने लाके रहो, 6.5 महीने में तो पेपर होना है। भी बोल रहे थे कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे थे, तो सब इंस्पेक्टर का तो कम पे स्केल है, बल्कि हाँ, कम आप पे देखो scale है, कितना yes, अच्छा हुआ yes, आपके yes। लिए टीजीटी लगे। मेरे कुछ दोस्त हैं मैम जो सब इंस्पेक्टर लगे, पहले लग गए थे, कुछ मेरे बाद भी लगे। तो उनका आज मैं वर्क शेड्यूल या उनके ऑफिस आवर्स देखता हूँ, तो वो, और कुछ तो इसमें आए हैं मेरे साथ ही, इस फील्ड में भी आए हैं छोड़ के अपनी दिल्ली सब पुलिस की। इंस्पेक्टर हाँ, लगे। छोड़ के। क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी लाइफ हो जाती है जीरो, कि यार कोई लाइफ नहीं है, सुबह शाम का कोई सिर पैर नहीं होता है। तो ये तो फॉर्चुनेट मैं भी हूँ और मैं ही हूँ वैसे। और बाकी जो मेरे लग रहे पेरेंट्स भी। हैं, हाँ, जो लग रहे हैं वो भी है कि भाई ये फील्ड में आ गए हो तो इसको एंजॉय भी करना है, सीखना भी है, और थोड़ा है ना, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर हो तो उन बच्चों के साथ सिंपैथी और वो वाला भी एक एंगल रहता है कि यार इन बच्चों के लिए कुछ कर लो, क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत उम्मीद से आपके पास सर्विस भेजते दे रहे हो हैं। आप, एक अच्छी सर्विस दे रहे हो सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए। तो आपका पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ते थे आप? क्या आपका टाइम टेबल या रूटीन रहता था? हाँ, ये सही है। मैम जब वैकेंसी फिलअप करी थी, अच्छा, कोई नहीं, जब वैकेंसी आई थी उसके बाद से पढ़ना शुरू करा था। ये पता था कि 6 महीने में एग्जाम हो जाएगा, लेकिन कोरोना भी उसी टाइम आया था। ये अच्छा था। तो वैकेंसी उस टाइम तो दिन के 3 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहा था कि अभी टाइम है, टाइम है, टाइम है, ऐसे करके टाइम वेस्ट ही कर रहा था, जो कि लग भी रहा था मुझे कि टाइम वेस्ट। अच्छा, उसके बाद जब कोरोना आ गया, कोरोना में और कम हो गया, 2 घंटे ही पढ़ रहे थे कि टाइम पास हो रहा है, स्कूल में पढ़ लिए या घर पे बैठे हैं, क्योंकि सब अलग ही चीज चल रही है, सब मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई मास्क के ड्रामे, तो वो हो गया। अब कोरोना के बाद जब भी कोरोना चला गया, लॉकडाउन खुलने की बारी है, तब ये रियलाइज हो गया अब एग्जाम होगा। अच्छा, अब एग्जाम होगा। मैं मेरा मेरा इतना फोकस नहीं होता कि मैं दिन के 10 घंटे 7 घंटे निकाल लूं पढ़ने के। तो मैं पढ़ सकता हूँ, 1 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद मुझे 10 मिनट का या 15 मिनट का गैप चाहिए कि दिमाग खराब हो चुका है, अब आराम से, या 2 घंटा पढ़ लूंगा, मेरा इंटरेस्ट का है तो। जैसे इंग्लिश मेरे इंटरेस्ट में थी, रीजनिंग मेरे इंटरेस्ट में थी, तो इनमें तो मैं ज्यादा पढ़ भी सकता हूँ। जहाँ पे ये साइकोलॉजी आ गई, ये सब आ गए, तो नहीं पढ़ा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम से राइट 3 महीने पहले का शेड्यूल मैंने अपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करा था मैं, कि फर्स्ट हाफ में अगर मेरी छुट्टियां हैं तो, मुझे याद नहीं है उस टाइम पे छुट्टियां थी या बीच में होती भी थी, क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा रहा था, मैंने छुट्टी के लिए वो बोल दिया था। और प्रिंसिपल का कई बार फोन पे आ जाता था, कहते भाई राणा आ क्यों नहीं रहा है? मगर सर तबीयत खराब है, कह रहा हमने मेरा पेपर की पढ़ाई करनी है। तो मगर सर चलो ठीक है, तो मैं नहीं जाता था। तो उसको मैं कैसे डिवाइड करता था, अ, जैसे 10 घंटे पढ़ना है, 10 में से 5 घंटे मैं अपने दे रहा था टीयर 2 को, और 5 घंटे मैं दे रहा था टीयर 1 को। अब टीयर 1 में से मैं सिलेक्टिव पढ़ रहा था, मैथ्स मुझे करना नहीं था, तो मेरे लिए एक इजी हो रहा था कि मैथ्स करना नहीं है। सरदर्दी कम। हाँ, जीएस मुझे इतनी पढ़नी है कि ल्यूसेंट उठा ली, और ल्यूसेंट की वो मोटी सी किताब आती है, छोटी और मोटी सी किताब होती है, वो लपेटनी है, और करंट अफेयर्स डेली करना है। ये तो हो गया टीयर 1 में जीएस का पार्ट। अच्छा, दूसरा जो मेरा ये होता था पहले, अच्छा मैंने, चलो आपको ये तो बता ही देता हूँ मैं। इसके बाद जो 1 घंटा हो गया, 1 घंटा मैं जीएस को दे रहा था, 1 घंटा मैं रीजनिंग को दे रहा था। रीजनिंग में रिवीजन हो रही थी मेरी, या इन क्वेश्चन 3 महीनों में रिवीजन थी नहीं, मैं क्वेश्चंस में मॉक अटेम्प्ट नहीं कर रहा था। मैंने मॉक अटेम्प्ट किए ही नहीं। मैं
अपनी क्लासेस जो मैंने ट्यूशन क्लासेस ली थी, जो ऑनलाइन क्लासेस ली थी, वो ही रिवाइज कर क्वेश्चन हाँ, उससे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। क्वेश्चन तो आप कर ही देते हैं। हाँ, मतलब मॉक नहीं हाँ, करते, क्वेश्चन क्वेश्चंस कर रहा था। और हिंदी भी मैंने ऑनलाइन ही पढ़ी थी, वो भी 1 घंटा। तो 3 घंटे मेरे इसमें जाते थे। बोलता मैं 5 था, लेकिन 3 ही पढ़ता था। तो 3 ही होते थे। और उसके बाद पार्ट 1 के लिए तो मैं अच्छे खासे निकालता था। 4 घंटे के आसपास, 5 में से 4 घंटे मैं पार्ट 1 को दे रहा था। कि साइकोलॉजी के लिए 2 घंटे निकाले हैं, जो नॉर्मल साइकोलॉजी जो पेपर्स में भी आती है, और अपनी स्पेशल के लिए ये वाला टाइम निकाला कि 2 से 3 घंटे उसके लिए। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता था। और अगर सही मूड है, तो रात को सोने से पहले 1 घंटे के लिए मैं कुछ भी रिवाइज करता था, व्हाटएवर इट इज, जो मेरा मन कर रहा था। करंट अफेयर्स हो गए, या कुछ भी होगा जो मैंने दिन में पढ़ा होगा या 1 हफ्ते पहले पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपके टाइम देखकर मुझे लग रहा है कि आपने 8 घंटे के अराउंड पढ़ा, 8 तो मिनिमम पढ़े ही पढ़े पढ़े हैं। एग्जाम से कुछ टाइम पहले। 3 महीने पहले बता रहा हूँ। और मैं टू बी वेरी स्पेसिफिक, लास्ट का 1 महीना तो 10 घंटे भी पढ़ा होगा। आप बात आपसे मैं अच्छा, ये 10 घंटे का बता देता हूँ मैं। ये क्यों, ये कैसे पूछा, क्योंकि वो 3 महीने में थोड़ा रिवीजन मैं थोड़ा वैसा हूँ, मैं लास्ट मोमेंट में करने वालों में से हूँ। कि जब कभी डंडा हो जाएगा ना, जब करना मैंने, उससे पहले नहीं करना। तो जो हाँ, लास्ट डे कोट पढ़ा था कि जब आदमी डरा हुआ होता है ना, तो वो लाइफ के बेस्ट डिसीजन लेता है, या वो कर जाता है जो उसकी कैलिबर होता नहीं है, पर वो कर जाता है, तो माइंड अलग अलग लेवल पे करता है। तो जो ये 10 घंटे था, क्योंकि उस टाइम पे ये हो गया था कि बेटा टाइम नहीं बचा। और ये पेपर डिले हो रहा था कोरोना से। तो मेरा 8 अगस्त को एग्जाम होता है, एग्जाम था, और उस दिन मेरा बर्थडे भी था बाय चांस। तो ये वो डेस्टिनी वाली जो चीज है ना, वो ये है कि ये मैंने किसी को ऐसे बोल दिया, मैं कहा यार ये एग्जाम है ना, ये 8 में होगा, 8 अगस्त में। वो पता नहीं कैसे वो बोला, वो 8 को ही हुआ। बर्थडे गिफ्ट में मिल गया फिर आपको। हाँ, उस टाइम में नहीं मिला था, तो 2 साल बाद ही मिला ना। तो पेपर तो उसी दिन दे के हाँ, आए थे। पेपर उसी दिन दे के आया था। तो ये 10 घंटे वो थे। ये 10 घंटे पागलों की तरह पढ़ना है, स्ट्रेस हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। 1 घंटा सोने की सोचोगे, 5 मिनट में उठ जाओगे कि 1 घंटा हो गया। तो ये वो 10 घंटे पॉजिटिव स्ट्रेस है मेरे ख्याल से। मे भी। पर उस टाइम पे मेरे को तलब लगती थी, कई बार ऐसा हुआ, मैं स्मोक वगैरह करता नहीं हूँ, तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि यार सिगरेट पीने का जी कर रहा है। मैं कई बार दोस्त को बुला लेता, मगर यार सिगरेट भी काट ले, फिर कह रहा पागल लेके पढ़ ले बैठ के, फिर मैं कहा चल ठीक है पढ़। वो वाला था ये। और इस 10 घंटे में सिर्फ रिवीजन है, कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी। भाई तुम्हारी किस्मत ठीक है तो उस रिवीजन से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं तो कुछ भी कर लो फिर ना आए। तो आपने बोला रिवीजन करा है, नया कुछ नहीं किया, तो हाँ। आपको क्या लगता है कि एक, जैसे मेरे को लगता है पहले 6 महीने आपको सिलेबस करना चाहिए तमीज से, और उस सिलेबस को ऐसे कर लो कि वो सोते सोते भी आपसे कुछ पूछे ना, आपको पता होना चाहिए, आप खड़े होके ना बिना नोट के पढ़ा सकोगे, ऐसे वो सिलेबस करना है। मैम इसका एक चीज होती है, अगर आपने पढ़ा हुआ किसी को समझा दिया, अगर आप उसको समझा पा रहे हो, वो समझ गया, तो आपने पढ़ा हुआ है, तो आपने समझा हुआ है, तभी आप किसी दूसरे को उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। हाँ। और पेपर से पहले जो है ना, रिवाइज रिवाइज और रिवाइज। तो मेरे को ये लगता है कि 1 साल, मुझे लगता है 1 साल इज सफिशिएंट। वो मतलब 6 महीने सिलेबस करने के बाद आगे 3 महीने क्वेश्चंस करो, और अगले 3 महीने जो पेपर से पहले वाला है उसमें मॉक दो, बार बार मॉक दो, रिवाइज करो, मॉक रिवाइज। ठीक है। तो आपको क्या लगता है रिवीजन की कितनी इंपॉर्टेंस, क्वेश्चंस की, मॉक्स की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी अपनी जर्नी में, या बच्चों के लिए आप क्या बोलते हैं? मैं डीएसएसबी की बात कर रहा हूँ, तो आप प्रीवियस ईयर तो लपेट लो सारे, जितने भी हुए किसी भी पोस्ट के लिए है, कुछ भी है, एलडीसी क्लर्क, लास्ट ग्रेड 2 पे मत जाइए, उसका लेवल ऊपर हो जाए, 4 पे रहना, सारे लपेट दो। और रेपिटेटिव होते हैं, टीयर 1 तो खासकर लपेट देते हैं। वो इंग्लिश के वर्ड्स कितने हैं, मुश्किल से 200-300 की वोकैबुलरी है डीएसएसबी की, उसी में से आते हैं, उसी में से सिनोनिम उठा के आपको पढ़ा देते हैं। हिंदी भी वही है, हिंदी तो बहुत इजी केक वोक होती है, अगर आपने एक बार तरीके से कर लिया तो। अगर बेसिक एक इसको हिंदी, आती भी है ना, हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। हिंदी एक ऐसी चीज है जिसमें आप 18 19 का 20 भी ला सकते हो, अगर आपने थोड़ी सी उसमें कर लिया है काम। एक्स्ट्रा मेहनत की है तो। हाँ। और बस यही है कि रिवीजन वो पढ़ो, चाहे नया हाँ, कम पढ़ लो, लेकिन पुराना बार पुराना बार तो रट दो, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर आपको थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी और है। आजकल तो वो ऑनलाइन वाला सिस्टम आ गया ना, वो हाँ। टेस्ट क्या है, टेस्ट बुक, हाँ, टेक्स्ट बुक। एक अड्डा भी करवा रहा है हाँ। कुछ ऐसे, तो वो कर लो, वो सबसे बेस्ट है। उसमें प्रेशर बना रहता है दिमाग में कि हाँ ये करना है। रिवॉर्डिंग भी हो जाता है, इंस्टेंट आंसर मिल जाता है, वरना हाँ। तुम ऑन पेपर करो तो हाँ, पहले yes। नंबर डालो, फिर चेक करो, उसमें क्या है नीचे एक्सप्लेनेशन भी होती है, Yes। और आप सेव भी कर सकते हो जो गलत हुआ है।
ये तो बहुत है। तो देखो प्रीवियस ईयर करने से ये इम्पोर्टेंस है, सर बोल रहे थे कि 2013 में शायद हाँ। जब एग्जाम होता डायरेक्ट पॉइंट हाँ, टू वो पॉइंट बहुत क्वेश्चन इजी थे, क्वेश्चन थे ना लेकिन वो। सर के टाइम प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ गया, तो वो तभी आएगा जब आप क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन पढ़ने की आदत होनी चाहिए, सिर्फ कहानी पढ़ने की, कॉन्सेप्ट पढ़ने की, नोट्स पढ़ने की आदत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के 4 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सको, क्योंकि बस दिमाग में घबरा इतना जाता है अगर क्वेश्चन करने की आदत नहीं होती। तो अब कहानी आपको यहाँ पे देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको DSSB के तो सारे देने हैं, और TGT स्पेशल एजुकेशन के लिए सर ने श्रीदेवी पब्लिकेशंस की बुक बताई थी, और भी किसी पोस्ट का, किसी अरे और हाँ, डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ तो उससे भी दे सकते एक बुक और ऐड कर लेना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमारे क्वेश्चंस बने थे, हमारे 2020 वाला जो वैकेंसी थी उसके आरसीआई की मैनुअल्स हैं, वो आपको हो। हाँ कुछ तो अमेजोन पे मिल जाएंगी, ये हर डिसेबिलिटी पे है, मैंने कुछ लिखा ये रामबाण है। ये चीज है जो बच्चे मिस आउट करते हैं। हमारे पास थी लेकिन हमने शायद उसको सीरियसली नहीं लिया था कि ये तो थोड़ा अलग है। लेकिन आरसीआई मैनुअल्स हर डिसेबिलिटी पे उन्होंने प्रिंट कर रखी है, अगर हो सके तो कहीं ना कहीं से सोर्स लगा के उनको ले आना, या फोटोकॉपी किसी कलीग के पास या बैचमेट के पास या टीचर के पास हो, उनको जरूर पढ़ना है। वो आपको एक अच्छी खासी आपकी इन डेप्थ नॉलेज दे देंगी उस पर्टिकुलर चीज पे। और क्योंकि आरसीआई इज द मेन अथॉरिटी है, तो आपको वहां से क्वेश्चंस वो बना लेते हैं, हमारे में बने थे। अच्छा सोर्स है, वो ऑफिशियल सोर्स यस, ऑफिशियल सोर्स है और वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड वो है, तो वो ऑथेंटिक रखते हैं चीजों को। है। तो सर ने अभी 3 बुक्स बताई हैं, SK मंगल, श्रीदेवी पब्लिकेशन और RCI की मैनुअल, ठीक है। तो हमारा टाइम जो होता है वो 120 मिनट का होता है DSSB में। तो इसमें आपको एक, अगर आप अच्छे से पार्ट 1 पे आपका फोकस था प्रिपरेशन पे कि आपको पार्ट 1 को करना है, तो आप उसी हिसाब से उसको डिवाइड कर लीजिए। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मैथ्स होगा, और मैथ्स आप सही है उसमें मैथ्स में, तो आप थोड़ा सा उसको 5 मिनट ज्यादा देके चलिए। फंडा यही है कि आपको, आप किसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट है और जिसमें स्कोर करने के लिए आप बैठे हो उस पे फोकस करके बाकी चीजों में अपना टाइम जो है कट शॉर्ट करते हुए चलिए, ताकि आप पार्ट 2 पे जब पहुंचे तो आप उसमें रिलैक्स होके क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी टाइम मैनेजमेंट की। उसमें हुआ था मैम, मुझे था कि जो सेकंड पार्ट होगा एग्जाम का, उसमें क्वेश्चन नॉर्मल होंगे, 1 लाइनर होंगे, 2 लाइनर होंगे, तो आराम से आंसर्स मैं उसमें से कर दूंगा। लेकिन जब मैं पार्ट 2 पे पहुंचा तो मेरे पास शायद 35 से 40 मिनट ही बचे थे, क्योंकि मेरा रीजनिंग में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया, कि मुझे ये था कि मुझे एक्यूरेसी लानी है, क्योंकि पार्ट 1 मेरा मेन टारगेट था। तो एक्यूरेसी के चक्कर में मुझे थोड़ा सा उसमें टाइम ज्यादा लग गया। ठीक है, उसके बाद जब पार्ट 2 पे पहुंचे तो ये समझ में आया कि यार ये तो क्वेश्चन ही लेंथी आ गए, इनको तो पढ़ना पड़ेगा, आप एक वर्ड से आंसर नहीं निकाल सकते, और उनके ऑप्शंस भी उन्होंने लेंथी दिए हुए थे, तो वहाँ रीडिंग में टाइम लगता था। तो उस चीज से बचने के लिए ना पार्ट 1 को, क्योंकि सेकंड पार्ट तो तभी खुलेगा जब आप पार्ट 1 को सबमिट करेंगे, तो उन चीजों से बचने के लिए पार्ट 1 को जितना हो सके अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और अपना जो बेस्ट आपका एरिया है, जो सब्जेक्ट है, उसमें थोड़ा सा टाइम देके बाकी में टाइम वेस्ट ना, ताकि पार्ट 2 जो आपका मेन चीज है जिसके लिए आपने तैयारी करी है, उस पे आप इजीली, अगर क्वेश्चंस लेंथी आ रहे हैं तो भी आपके पास टाइम होगा, और अगर क्वेश्चंस नॉर्मल आ गए तो फिर केक हो गए। तो आप पार्ट डे की तैयारी करो, जितना आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी उतनी स्पीड भी आपकी बढ़ेगी और टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज सर ने क्लियर कर दी है। तो सर आपने ना बीच में एक चीज बोली थी कि मेरे को मेरे फ्रेंड्स के नोट से, और हाँ, हमारे पास ऐसे कोई रिसोर्सेज हाँ, होते नहीं है, तो सर क्या बीएड स्पेशल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट की बुक्स होती है, हाँ। क्या वो सफिशिएंट होती है प्रिपरेशन के लिए? नहीं, वो सफिशिएंट नहीं होती, वो सफिशिएंट मैम कुछ भी नहीं है। पढ़ना सब कुछ पढ़ना तो आपको सब कुछ ही पड़ेगा, पर आप अब आपके पास ऑप्शंस हैं हाँ जी। तो सर अब मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आपके लिए कि रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन कैसा रहा, आप क्या कर रहे थे, घर वालों का क्या रिएक्शन था, क्या हुआ उस दिन, फिर फोन आए या नहीं आए, लोगों के क्या बोला? मैम ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ, बहुत दिन से अवेटेड थी ना ये चीज की, रिजल्ट आना है, और डेली स्कूल में पूछ रहे हैं, घर वाले पूछ रहे हैं कि क्या है, रिजल्ट का क्या हुआ, कब आएगा। तो दोपहर में शायद सो रहा था मैं, और तब फोन आया कि अरे रिजल्ट आउट हो गया, रिजल्ट आउट। देखा, अच्छा चलो देखते हैं। अब मैं इतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, इतना इस चीज में आप ये मान लो केयरलेस हूँ कि मैंने DSSB में जब भी वो पासवर्ड वाली चीज होती है ना कि लॉगिन करना है,
तो मैं हर बार वो फॉरगेट पासवर्ड वाला करता हूँ कि नया पासवर्ड बनाएगा, क्योंकि मैं पुराना तो याद रहता ही नहीं है या ना कहीं लिखता हूँ। तो उस दिन भी वही हुआ, 3 बजे का टाइम था, कुछ रिजल्ट आया तो मैं लॉग इन कर रहा हूँ, मैं कहा ठीक है फॉरगेट करके कर लेंगे। अब क्योंकि उस पर ट्रैफिक ज्यादा होगा साइट पे, तो वो हैंग हो गया, वो साइट हैंग हो गई। जिसने जिनके पास पासवर्ड था उन्होंने तो देख लिया अपना रिजल्ट। अब वो देख के फोन कर रहे हैं कि क्या रहा। मैं कह रही तो वो ही नहीं हो रहा है, हैंग हो रखा है। अब वो साइट लगभग 1 दिन के आसपास उसमें सर्वर एरर रहा कि वो मेरा रिसेट ही नहीं हुआ। अब स्कूल से फोन आ रहा है, अरे राणा क्या हुआ? मगा जी अभी मैं देख नहीं पा रहा, कुछ प्रॉब्लम है। अब उन सबको इवेंचुअली रात तक ये लग गया कि इसका हुआ हुआ नहीं नहीं होगा, इसलिए बता नहीं रहा। ड्रामे कर रहा है। अब मेरे अंदर की धड़कन ये बोल रही कि यार ये क्या हो रखा है, मैं का पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, फिर उसी दौरान मुझे पता चल गया था कि जो मेरे से ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे, जो स्टूडियस थे, उनका हुआ नहीं है, या जिनका हुआ है वो बिल्कुल पेंट पे हुआ है। तो आपको लगा मेरा तो नहीं, पक्का तो वो मैंने कहा बेटा तू गया दिखाई के ना, मगर ये चांस था लकी। अच्छा ठीक है, अगले दिन मैं रिलैक्स था, मैं कहा जब साइट ऑन होगी, जब चलेगा सर्वर तो चलेगा। फोन आया शाम को 6 बजे के, अनुज वो तेरा रिजल्ट देख, साइट चाल पड़ी। मगर अच्छा, अब जब तक प्रोग्राम जो भी था, मैं घर आते ही मैं बैठा हूँ साइड में, चुपचाप आके बैठा हूँ, घर पे सब आए हुए हैं, तो मैं बेड पे बैठ के बस, सबको पता चल गया। नहीं सबको ये पता चल गया कि कुछ तो बात हुई है, ये अंदर सीधा चला गया है। अच्छा, अब मम्मी के हुआ कि क्या होया रिजल्ट ना है के ना होया के। कोई बात नहीं। आज जब तक तो मेरे को भी नहीं पता था कि हुआ है नहीं हुआ। हाथ कांपते वो रीसेट पासवर्ड वो सब हुआ, बोला इतना ही देखा कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड। ओए होए, मैंने नहीं देखा कि कौन सी वैकेंसी का था क्या था। मैं कहा जी हो गया। अब वो था, फिर 2 दिन बाद फिर स्कूल वालों को पता चला कि अच्छा हो गया ये वो। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि पूरे 24 घंटे का टाइम लग गया मेरे को मेरा रिजल्ट पता करने में कि ये हो चुका है। तो सर उसके बाद रिश्तेदार जो होते हैं, जो बहुत प्रिपरेशन के टाइम पे ताना देते हैं, हम्म, सुनाते हैं, हम्म, तो उनका रिएक्शन कैसा रहा? अब आपका जॉब के बाद जब आप हम्म, देखते हो पीछे मुड़ हम्म। के रिजल्ट को, कैसा मैडम, लगता है? हमारी सोसाइटी में ना एक की बड़ी बेसिक सी चीज है, आप बिजनेस में ना कुछ भी कर रहे हो, आप कितना ही अच्छा कर रहे हो, आपकी वैल्यू नहीं है। जैसे मेरी कम्युनिटी में, मैं जाट कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा हूँ, तो उसमें एक बड़ा आपको एक अलग तरीके से देखा जाता है। इफ यू आर नॉट इनटू सरकारी नौकरी ना, तो अरे चाहे आप के 10 लाख रुपए महीने का कमा रहे अरे हो। के धक्के खाने लग रहा है या कुछ ना करता होगा, वो चीज है। मैंने उस टाइम पे मैं कुछ अच्छी चीजें करी थी, जो उनको डाउट भी हुआ कि यार यो क्यों कर रहा है, लेकिन उनको फिर भी ये था सरकारी नौकरी लागी ना लगेगी। अच्छा चलो, तो वो चीज परसेप्शन बदल गया। स्कूल में भी एक चीज का चेंज आता है जब आप गेस्ट टीचर होते हो और और परमानेंट जब आप परमानेंट होते हो। हालांकि मेरे को खुद नहीं लगता था, लेकिन मेरे को एक आधे कलीग ने आके बोला कि राणा एक तो देखिए चेंज आओ। मैं कहा सर कैसा चेंज? कह रहा तेरे को देखने का तरीका। मगा भाई होता होगा कुछ, मगा सर मेरे को तो लगा नहीं। करना यार गेस्ट टीचर का होया करे, राणा साहब तो फिर भी गेस्ट टीचर में भी टशन में जाया करते, तो मेरे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं, पर ठीक है मे भी कुछ होता हुआ। तो ये सब चीजें हैं जो उसके बाद रिजल्ट के बाद बहुत सारी चेंज हुई, और खुद में भी एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि फर्स्ट डे जब मैंने गेस्ट टीचर में ज्वाइन करा था ना मैम, एक रजिस्टर अलग होता है, एक रजिस्टर अलग होता है। तो उसको देख के बहुत फील होता है फर्स्ट डे ही कि शायद मैंने ये बोला था, मैं कह रही इस रजिस्टर में साइन करने में मजा ना आता, इसमें करना है। तो वो हो गया इवेंचुअली, उसी स्कूल में ज्वाइनिंग ली मैंने, तो वो भी एक, जिसमें आप टीचर थे, हाँ गेस्ट मैं टीचर गेस्ट थी। टीचर था, मैंने उसी में स्पेशली ऑप्ट करा कि मैं क्या सर, मैं मैंने अपने प्रेफरेंसेस में वही स्कूल डाला था, तो वो उसी में आ भी गया। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस मैम। वो उसी को फील होता है जो जिसके सामने है। तो अब इस पॉडकास्ट का हम एंड करेंगे बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन से कि सर आप अपने तरफ से क्या डूज और डोंट्स बोलेंगे एस्पायरेंट्स के लिए, कि क्या स्ट्रैटेजीज या डूज में ले लो, और डोंट्स में क्या गलतियां हम करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमारे सिलेक्शन को नहीं होने देते हैं। तो आप उससे एंड कर सकते हो पॉडकास्ट को। मैम डूज में तो सिंपल सा डूज और डोंट्स मैं कंबाइन कर रहा हूँ। एक तो सोशल मीडिया से थोड़ा सा ना दूरी बना के रखना, जब तक पेपर नहीं हो रहा जब तक तो भूल ही जाओ। और इंस्टा और आजकल यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ रहे हैं, वो आपको एडिक्ट कर रहे हैं स्क्रॉल करने के लिए, उनसे तो क्रॉस कर ही दो। कंसंट्रेशन भी वीक ही होता है। वीक होता है, वो 10 सेकंड का अटेंशन स्पैन होता है, वो आपका खराब हो जाता है, वो फिर आप पढ़ पाते ही नहीं हो। एक तो वो, और एक अपना सर्कल ऐसा बनाना कि थोड़ा सा ना आपको मोटिवेशन मिले उनसे कि हाँ कुछ है। अपने से थोड़ा बेटर अगर आप के साथ आप घूम रहे हैं ना, तो आपको सही लगेगा कि हाँ यार मुझे नहीं आता, तो आपको पुश मिल जाता है कि हाँ मुझे ये भी करना है। ज्यादा बेटर के साथ भी मत घूमना, डॉक्टर बन जाओगे। और जो करने की चीज है मैम, वो है कि आपको मोटिवेशन आपके सबकॉन्शियस से, आपके पेरेंट्स से मिलेगी। आप उनकी तरफ देखना
कि ये जो जॉब है ये आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और आपके पेरेंट्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और इवेंचुअली जब आप इसके पर्क्स देखोगे ना कि आपको क्या क्या चीजें इसके साथ मिलती हैं, सोसाइटी से फाइनेंशियल फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, आपका नजरिया सोसाइटी की तरफ और सोसाइटी का नजरिया आपकी तरफ चेंज हो जाएगा, टोटल चेंज हो जाएगा। तो यही चीजें हैं जो डूज एंड डोंट्स में है। एडिक्शन किसी चीज का मत करना, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है, जब तक प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। डिमोटिवेट किसी भी चीज से मत होना। अगर एग्जाम डिले हो रहा है तो ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है कि आपको और बेटर परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं उसमें। और वैसे भी अगर आपने पढ़ाई शुरू करी है तो पास करने के लिए करिए, टाइम वेस्ट तो दुनिया कर रही है। एक सीट आपके लिए वहां पे फिक्स है, अगर ले सकते हो तो ले लो। मेहनत करो, बस यही है। यही है। तो आपको ये पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले वेलकम तो मैम। अपना एक छुट्टी वाला दिन हमारे को देने के लिए तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट रहा, मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन मिली मुझे बहुत कुछ जो मुझे पता नहीं थी स्पेशल एजुकेशन के बारे में। आपको पॉडकास्ट कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे, और अगर आपके कोई स्पेशल एजुकेशन के फ्रेंड्स हैं तो आप उनको शेयर करेंगे, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच यहाँ तक पॉडकास्ट देखने के लिए। थैंक यू।